क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा चैप्टर पीवाईक्यू हम कर चुके हैं। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हम पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और फिर एग्जाम ड्रिल जिसमें पूरे चैप्टर से रैंडम क्वेश्चन हम करेंगे। तो तैयार हो आप लोग पहला टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए? अपनी मिस्टेक नोटबुक अपने पास रखना और अपने हर वीक टॉपिक का मन लगा के प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिक क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, देख लेते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमको। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरियोटेलिक जो मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस में मिलेगा? बच्चे याद रखना, बर्ड्स में ना यूरिकोटेलिक मिलता है। बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड सिक्रीशन हो रहा होता है। तो जहां जहां बर्ड्स है उसको तो आप पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि यूरियोटेलिक का मतलब आपको ये बताना है कि यूरिया कहाँ सिक्रीट हो रहा है, ठीक है? अब जो आपके पास फ्रेश वाटर फिशेस है वो यूरिया सिक्रीट करती हैं। जो आपके पास मरीन फिशेस होती हैं, जो मरीन फिशेस होती है बेटा, सॉरी, वो यूरिया सिक्रीट करती हैं। और याद रखना है जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं वो अमोनिया सिक्रीट करती हैं। मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो मैमल्स यूरिया सिक्रीट करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। अगला ऑप्शन देखो, इंसेक्ट्स। तो जो लैंड इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, है ना। अगर एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं तो अलग बात है, पर ये भी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। एम्फीबिया की मैं बात करूं तो ये यूरिया करता है, पर इंसेक्ट्स अपने पास फिर से लैंड इंसेक्ट्स यूरिक एसिड आ जाएंगे। अब मैमल्स के साथ मरीन फिशेस आपकी कॉन्ट्रिक्टीज वो यूरिया एक्सक्रीट कर रही है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी बतानी है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में, लोअर से हायर तक। सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया और सबसे कम होता है यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा होता है अमोनिया, सबसे कम होता है यूरिक एसिड, इसलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। इसीलिए अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और जो कंप्लीट लैंड एनिमल्स होते हैं वो यूरिक एसिड की तरफ चलने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ रहे हैं क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियंस एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है, जैसे प्रॉन, जैसे क्रैब, वो क्रस्टेशियंस में आते हैं और उनके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एंटीनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। तो ऑप्शन में एंटीनरी ग्लैंड होता, वो भी आंसर होता, ऑप्शन में ग्रीन ग्लैंड होता बच्चों, वो भी आंसर होता, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स, मतलब यूरिया सिक्रेट कर रहे हैं, अमोनिया बनता है मेटाबॉलिज्म से, वो बाद में यूरिया में कन्वर्ट होता है। जी हाँ, जैसे हम यूरियोटैलिक है, बनता तो हमारे अंदर भी जो वेस्ट है वो अमोनिया है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। कैसे करते हैं? यूरिया साइकिल, जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, जो कहाँ चलती है हमारी बॉडी में, लिवर में। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है? बी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ह्यूमन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का, वो किसके फॉर्म में एक्सक्रीटेड है? ह्यूमन में बेटा एक्सक्रीशन यूरिया के फॉर्म में ही है। ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन है वो यूरिया की फॉर्म में है। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा एक्सक्रीटेड, अगर आप पूछ रहे हो ना फाइनल एक्सक्रीशन, वो यूरिया की फॉर्म में ही होने वाला है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोड ऑफ एक्सक्रीशन बताना है बोनी फिशेस में। अब ये जो है आपके पास, इनमें फ्रेश वाटर भी होती है, इनमें मरीन भी होती हैं। अगर ये बोलते ना आपसे कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजिनियस फिशेस, तो वो कंप्लीटली मरीन है और वो यूरिया सिक्रीट करती है। इनमें फ्रेश वाटर भी आती है, वो अमोनिया सिक्रीट करती है, इसलिए इनको बेसिकली ना अमोनोटेलिक कहा जाता है। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा दोनों काम करेगा, ओस्मो रेगुलेशन का भी और नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट बनाने का भी? यूरिया आपका नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट है। और ऑस्मो रेगुलेशन ये कैसे करता है? जब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आप यूरिया एब्जॉर्ब करते हो कलेक्टिंग डक्ट से, उसकी कंसेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है और ये नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट भी है, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। इजी है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। ब्रेन सेल्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम आयंस हैं वो ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज करते हैं। बिल्कुल, हाँ, न्यूरॉन है ना और ये आयन है ना, तो ये मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज करेगा ब्रेन सेल्स में और उसको अफेक्ट करेगा अमोनिया का। तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल ये लॉजिक बना रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अमोनिया इतना टॉक्सिक नहीं है, ये तो गलत है। अमोनिया स्टेबल है, ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज करेगा और ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करेगा, ये हो जाएगी सही बात। और आंसर आपके पास क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज शेयर्ड बाय यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया इज। ये सब नाइट्रोजीनस वेस्ट है। जी हाँ, इन सबको बहुत सारा पानी चाहिए एक्सक्रीट आउट करने के लिए, नहीं बहुत सारा पानी सिर्फ अमोनिया को चाहिए। यूरिक एसिड तो सॉलिड या सेमी सॉलिड वे में एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ये सब इक्वली टॉक्सिक है नहीं, अमोनिया सबसे ज्यादा होता है, यूरिक एसिड सबसे कम होता है। दे आर इक्वली इन द किडनीज, इक्वली प्रेजेंट लिखना चाहिए बेटा, इक्वली प्रेजेंट लिखना चाहिए। ये आई गेस यहाँ पर छूटा होगा लिखते वक्त। क्या ये सब इक्वली प्रेजेंट होते हैं किडनी में? नहीं। या इक्वली एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी होते हैं? नहीं। तो एक ही करेक्ट है। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? डी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच वन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन दी फॉलोइंग? ठीक है, विच वन इज ओके, तो आर्कियोसाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते, ये इंटरस्टिशियल सेल होते हैं पोरीफेरा में मिलने वाले। कोएनोसाइट पोरीफेरा में मिलने वाले कॉलर लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जो वाटर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये भी नहीं है। पिनेकोसाइट पिनेकोडर्म बनाते हैं, बाहर वाली लेयर बनाते हैं पोरीफेरा में, ये भी एक्सक्रीशन नहीं करता। फ्लेम सेल्स जिन्हें सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है, इन्हें सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है, इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है, और ये आपको मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस में, ये आपको मिलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा में, और ये दोनों में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये नाम याद रखिएगा। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ग्रीन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स आपको किस में देखने को मिलते हैं? अभी मैंने आपको बताया एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में ये मदद किस में करते हैं? एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड बिलोंग्स टू। जो बॉडी के बाहर यूरिया भेज रहा है वो यूरियोटेलिक है, सीधी सी बात है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, वो यूरियोटेलिक है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अमोनिया सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस फैक्ट को सपोर्ट नहीं करता? एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया क्यों सिक्रीट करते हैं? क्योंकि अमोनिया इजीली सॉल्युबल हो जाएगा पानी में। जो अमोनिया बॉडी से रिलीज होता है वो गैसियस स्टेट में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पानी के साथ हम उसको रिलीज करते हैं और वो गैसियस स्टेट में रिलीज नहीं होता। अमोनियम आयन है, गैस बन के तो नहीं निकल रहा, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग।
अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और उसको ऐसे ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ सही बात है। अमोनिया को बाद में हम एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विच इज यूरिया एंड यूरिक एसिड, बाकी सारा ठीक है। पर ये ठीक नहीं है बेटा कि आप अमोनिया को गैसियस फॉर्म में बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे हो। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फॉर्म्ड नाइट्रोजीनस वेस्ट ऑफ वर्टिब्रेट? सबसे पहले जो बनता है वो अमोनिया ही बनता है। फर्स्ट फॉर्म याद रखना, कभी भी आपसे पूछ लें तो आंसर अमोनिया होगा। उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो यूरिया और यूरिक एसिड में, पर फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या होने वाला है? अमोनिया। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स आपको किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? इंसेक्ट का। हम ये कॉकरोच में भी पढ़ते हैं, जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ते हैं, हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं, हम इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो हमें पता है आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किडनी का वो पार्ट है ना जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व एंटर करती हैं। यूरेटर तो खैर एग्जिट करती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर और एग्जिट कर रही हैं। उस नोच को हम हाइलम कहते हैं बेटा, है ना। अगर मैं यूं किडनी आपको दिखाऊं बेटा, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये मेडुला वाला रीजन है, फिर कैलिक्स है, पेल्विस है, और ये वाला जो कट दिख रहा है ना आपको, ये हाइलम है। यहाँ से नर्व्स, ब्लड वेसल्स की एंट्री एग्जिट हो रही है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? सी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉम्पोनेंट ऑफ किडनी मेक्स मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या रीनल, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं, मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल। अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो सबसे पहला हिस्सा ही बोमन्स कैप्सूल आता है, और उस सबसे पहले हिस्से में आप जानते हो एफरेंट आर्ट्रियोल आता है, वो यहाँ पर आकर ग्लोमेरुलस में टूट रहा है, और फिर यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल आता है। तो ये वाला जो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को जब आप एक साथ गिनते हो तो इसे मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल कहा जाता है। तो इसमें बोमन्स कैप्सूल भी आ रहा है, इसमें ग्लोमेरुलस भी आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या है जी? तो नेफ्रॉन है। आंसर फिर से क्या हो जाएगा? सी। इससे सिंपल आंसर तो नहीं, इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जिसमें रीएब्सॉर्प्शन सबसे कम होता है? सबसे ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन पीसीटी में होता है, बहुत सारी चीजों का हो रहा होता है, डीसीटी में भी होता है, नेफ्रॉन में भी होता है। अच्छा आपसे पूछ रहे हैं किसमें रीएब्सॉर्प्शन सबसे कम हो रहा है? लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन करने के लिए, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उससे तो पहली बात हो ही नहीं रहा किसी का रीएब्सॉर्प्शन, सिर्फ पानी के लिए परमेबिलिटी है। और जो असेंडिंग लिम्ब है उससे NaCl आ रहा है, सिर्फ NaCl आ रहा है, वो भी इंटरस्टिशियम को की ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। पर वहां से बाकी अगर मैं बोलूँ, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है ना, और नीडेड न्यूट्रिएंट्स है, उनका रीएब्सॉर्प्शन बहुत कम है, और मिनिमम रीएब्सॉर्प्शन आपको हेनलीज लूप में ही मिलेगा। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, आपको A to D यहाँ पे आइडेंटिफाई करना और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ये वाला रीजन आपके पास कॉर्टेक्स होता है, ये वाला रीजन आपके पास मेडुला होता है। पहले आपको A बताना है ना, A बताना है। तो A आपके पास यूरेथ्रा तो आ नहीं जाएगी, यूरेथ्रा तो ब्लैडर के बाद आती है। तो ये वाला रीजन जहां पर ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, तो ये वाला पहला रीजन जहां पर सारी कलेक्टिंग डक्ट आ रही है वो क्या है? कैलिक्स। फिर बहुत सारे कैलिक्स मिलकर किस में आते हैं? पेल्विस। तो A क्या है? कैलिक्स। इन दोनों में मुझे दे रखा है। बी वाला, ये वाला रीजन क्या होता है? कॉर्टेक्स। ये मुझे दोनों में दे रखा है। ये अंदर का रीजन क्या होता है? मेडुला। और कॉर्टेक्स का वो रीजन जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जाता है उसे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम्स कहा जाता है। तो सी क्या है? रीनल कॉलम। तो ये तीनों तो दोनों में सेम दे रखे हैं। अब बात आती है डी की, कि डी यूरेटर है या यूरेथ्रा है? तो यूरेटर है, जो किडनी से आती है वो यूरेटर है, जो ब्लैडर से निकलती है वो यूरेथ्रा है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस किसका मॉडिफिकेशन है? जो जेजी सेल्स होते हैं, जो मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि जो आपके एफरेंट आर्ट्रियोल है, आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल आपकी डीसीटी को जिस पॉइंट पे टच करती है वहां पे स्पेशल सेल्स मॉडिफाई कर जेजी सेल्स या जेजी अपैरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? पहली बात, इसमें पीसीटी इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें डीसीटी इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ एफरेंट आर्ट्रियोल इन्वॉल्व होती है। याद रखना, एफरेंट और डीसीटी यहाँ पर आएगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूं, मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, इन सब की बात कर रहे हैं, तो वो एक कोइल्ड नेटवर्क बनाते हैं, है ना। दैट रीनल ट्यूब्यूल दैट फॉर्म्स अ कोइल्ड नेटवर्क एंड मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट अकर्स हियर। तो कोइल्ड नेटवर्क कौन बना रहा है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी और डीसीटी की बात कर रहे हैं, और पीसीटी और डीसीटी में से मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहां पर होता है? पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। यहाँ से अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, कि यहाँ पर पीसीटी में आपको कौन सा एपिथेलियम मिलता है, अगर किसी को याद है, वो चैप्टर आपने पढ़ा है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो जाके देख के जरूर आना अगर याद नहीं है तो, क्योंकि ये एनटीए का फेवरेट एरिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सा एपिथेलियम आपको मिलेगा?
स्क्वैमोस मिलेगा, क्यूबॉइडल मिलेगा, कॉलमनार मिलेगा, और जो मिलेगा वो ब्रश बॉर्डेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, एक पेयर किडनी आ रही है, एक यूरेटर आ रहा है 1 पेयर, फिर वो ब्लैडर में जा रहा है, ब्लैडर यूरेथ्रा से निकल रहा है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हाँ, हेल्प करने के लिए हमारे पास लंग्स भी हो गया, लिवर भी हो गया, ठीक है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारी चीजें नहीं आ रही बेटा। अगर मैं, वो तो हेल्प कर रहे हैं ना, वो भी ऐड ऑन कर रहे हैं एक्सक्रीशन में, समवे और दी अदर कुछ ना कुछ बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करने में मदद कर रहे हैं, पर जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वहां पर किडनी, किडनी से निकलने वाली यूरेटर, जाने वाला ब्लैडर, निकलने वाला यूरेथ्रा, यही इन्वॉल्व होंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, हमें पता है 2 पार्ट्स होते हैं, और वो 2 पार्ट्स क्या क्या हैं, एक ग्लोमेरुलस हो गया और एक रीनल ट्यूब्यूल हो गया। अच्छा, इधर इन्होंने बोमन्स कैप्सूल को अलग लिया और रीनल ट्यूब्यूल को अलग लिया। वैसे मोस्ट करेक्ट तो डी होगा यहाँ पे, अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो। देखो क्या होता है ना, ये वाला आपका बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है बच्चे, और ये फिर पीसीटी आ गया, ये आपका लूप ऑफ हेनली आ गया, है ना, ये आपका डीसीटी आ गया, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ गई। ये सारी ट्यूब है ना, ये सब रीनल ट्यूब्यूल है, और ये हिस्सा अलग है। इस हिस्से में अकेला बोमन्स कैप्सूल नहीं बोलना चाहिए, इसके अंदर आने वाली जो एफरेंट आर्ट्रियोल है और उसका जो गुच्छा है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसे भी गिन लेना चाहिए। तो टेक्निकली कहते हैं हर किडनी के 2 पार्ट होते हैं, एक ये वाला हिस्सा जिसे मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल कहा जाता है, और फिर ये वाला हिस्सा जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। मतलब द मोस्ट करेक्ट वुड बी कि यहाँ पर लिखा हो रीनल कार्पसल्स, है ना, रीनल कार्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल, और वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। तब भी मोस्ट करेक्ट एनीवे डी ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमको, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमको। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड्स किडनी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू, है ना, वो कॉर्टेक्स से शुरू कर कहाँ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट तो इनर पार्ट में आएगा, प्रॉपर इनर पार्ट में आएगा, मेडुला के एकदम सबसे अंदर वाले रीजन तक। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। मतलब वही बेटा, कलेक्टिंग डक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम दिखा था, तो यहाँ पर एकदम ये जो मेडुला के अंदर वाले रीजन पर आएगा, क्योंकि वहीं से फिर यूरिन को आगे लेके जाना है यूरेटर से होते हुए, तो वो इनर पार्ट पे आपको मिलेगा, और आंसर क्या हो जाएगा, बी। लिख दें यहाँ पे, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। जो आउटर लेयर है किडनी की, उसे कैप्सूल कहते हैं, आउटर कवरिंग को कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर 2 जोन होते हैं, एक आउटर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, एक अंदर की तरफ मेडुला होता है, जी हाँ। मेडुला आप देखोगे तो वो डिवाइडेड है मेडुलरी पिरामिड्स में, जी हाँ। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, और उन्हें कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या मेडुलरी कॉलम्स कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और चारों ही ऑप्शन ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो है बेटा, ये बुक में करेक्शन हो चुका है, पीपीटी में नहीं था, इसलिए मैंने हाथ से कर दिया। अब देखो क्या कह रहे हैं, हेनली लूप की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं वहां पे मोस्ट रीअब्सॉर्प्शन होता है मेजर सब्सटेंसेस का, हमें पता है वो हेनली लूप में नहीं होता, पीसीटी में होता है। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, पोटेशियम का एब्सॉर्प्शन नहीं होता, सिक्रीशन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को अवे लेकर जा रही है ग्लोमेरुलस से, वो टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस लेकर आती है ना, अवे तो नहीं लेके जाती। पोडोसाइट में माइन्यूट स्पेस या पोर्स होते हैं जहां से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है इनटू द बोमन्स कैप्सूल, ये बात बिल्कुल ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और अपना ऑप्शन करेक्ट अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है। किडनी रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड होती हैं। ये लास्ट थोरेसिक से 3rd लंबर के बीच में आती है, बिल्कुल सही बात है। हर किडनी एडल्ट ह्यूमन में 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ में होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस में होती है, 120 से 170 ग्राम्स की होती है, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमें, डैश इज द सेंसिटिव रीजन विच रेगुलेट्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जेजीए सेल्स। ये हम रेगुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ते भी हैं बेटा, है ना, जेजीए सेल्स आएगा। ये करता कौन है बेटा, जेजी अपैरेटस करता है, और जो कि आपने अभी पढ़ा था एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के कनेक्टिंग पॉइंट पर मिलता है। आप इसको रेगुलेशन में डिटेल में पढ़ते हो, यहाँ बस आपको इतना जानना है कि ये स्पेसिफिक रीजन है,
डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ टच करते हैं वहाँ पे सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं और वो रेनिन सिक्रीट करने लगते हैं, और जो इस फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, इस फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट कर सकते हैं, वो आपका जीजी अपैरेटस होता है। डिटेल आप आगे पढ़ते हो, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप इस टॉपिक में आप इतना जान लेते हो कि ठीक है, एक तो दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल होते हैं, एक जक्स्टामेडुलरी होते हैं, और दूसरा हाँ एक जीजी अपैरेटस होता है जो रेगुलेशन कर सकता है जीएफआर का। तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड है? मतलब अगर मैं ये किडनी बनाऊं, ये मेडुलरी पिरामिड्स आपको कुछ इस तरीके से हम दिखा दें, तो कॉर्टिकल रीजन में क्या आता है? तो बेटा ये बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनली अंदर मेडुला में चली जाती है, फिर डीसीटी। तो बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी कॉर्टिकल रीजन में मिलता है, बाकी नीचे चला जाता है। और बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर मैल्फिजियन कार्पोसेल बनाते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा, आपको पीसीटी भी मिल जाएगा, डीसीटी भी मिल जाएगा। लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट नीचे जा चुके हैं, मेडुलरी रीजन में जा चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, ये वो नेफ्रॉन है जो जिनका लूप ऑफ हेनली बहुत ही नीचे सिचुएटेड है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में सब ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा, उसको लूप ऑफ हेनली भी मोर और लेस आपको ऊपर थोड़े बहुत रीजन्स में मिल जाता है, पर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में बहुत ही नीचे जाता है। और क्योंकि एकदम प्रॉपर यू शेप्ड डीप लूप ऑफ हेनली उनके पास प्रेजेंट है, तो वासा रेक्टा भी वहां पे प्रोमिनेंट होती है, वहां वासा रेक्टा प्रोमिनेंट होती है, लूप ऑफ हेनली लॉन्ग है और वो मेडुला में डीप जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। यही तो पहचान है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनमें छोटी हेनली लूप होती है, नहीं उनमें बड़ी हेनली लूप होती है। वासा रेक्टा वेल डेवलप होगा कॉर्टिकल वाले नेफ्रॉन में, नहीं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनली छोटा है, तो इतना वेल डेवलप वासा रेक्टा नहीं है। पीसीटी डीसीटी मेडुला में, नहीं कॉर्टेक्स में, वो तो ऊपर ही आ जाएंगे, तो ये भी गलत है। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप है वो एक्सटेंड करती है डीसीटी, हाँ ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, ये असेंडिंग लिम्ब हो गई। असेंडिंग लिम्ब के बाद क्या आने वाला है? डीसीटी ही आने वाला है, तो यस दैट इज राइट। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोमन्स कैप्सूल आपको किस में मिल रही है? बोमन्स कैप्सूल इज फाइंड इन ग्लोमेरुलस, सिर्फ ग्लोमेरुलस थोड़ी, ग्लोमेरुलस एक अलग चीज है, बोमन्स कैप्सूल अलग चीज है। मैल्फिजियन कार्पसल या रीनल कार्पसल या मैल्फिजियन बॉडी कहना एकदम सही बात है, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक बोमन्स कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस। तो बोमन्स कैप्सूल किस में मिल रही है? मैल्फिजियन कार्पसल में मिल रही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसके साथ आपने 16.1 कर लिया कंप्लीट, और हम एंट्री ले रहे हैं 16.2 में, जहां पे हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एसोसिएटेड विद यूरिन फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं, चलिए क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमको जीएफआर पूछ रहे हैं बेटा, एक हेल्दी इंडिविजुअल का, तो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इट इज 125 ml पर मिनट एंड हेंस 180 लीटर इन अ डे। तो ये डायरेक्ट डेटा एनसीईआरटी का है, हमको पता है जो वो फिल्टर करता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड फ्लो जो आ रहा है वेंट्रिकल्स में से, वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो पाता है, तो इट्स 125 ml पर मिनट। ठीक है, मतलब आप उसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो टोटल ब्लड वेंट्रिकल से आ रहा है 1 मिनट में 5 लीटर के अराउंड, और 1 मिनट में जो किडनी छान रही है, जो फिल्टर आउट करती है, आप 1100 से 1200 ml पढ़ते हैं, है ना। और जिसके लिए हम कहते हैं कि दिस इज 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड जो वेंट्रिकल से आ रहा है 1 मिनट में, इतना किडनी छान रही है 1100 to 1200। और प्लाज्मा आगे जा रहा है, प्लाज्मा की बात करते हैं ना हम, प्लाज्मा आगे जा रहा है, प्लाज्मा अपने प्रोटीन्स को छोड़ के प्लाज्मा आगे जा रहा है, आरबीसी और फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह जा नहीं रहे, तो उसके हम आगे 55% की बात करते हैं। तो दैट मीन्स 125 ml इन 1 मिनट, और वो होना चाहिए 180 लीटर इन 1 डे, जो कि होता नहीं, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मैक्सिमम रीएब्सॉर्ब कर लेती है। तो व्हाट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? इट्स 125 ml पर मिनट। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के लिए। जो जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 125 ml पर मिनट है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अगर कोई अपोज करेगा तो वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जो ब्लड के ऐसे प्रोटीन्स हैं, वो कोलोइडल प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो फिल्टर होने नहीं देते। जैसे ये बोमन्स कैप्सूल है ना आपके पास, तो यहाँ से आपको पता है कि ब्लड छन के नीचे जाना चाहता है, तो उसको एक प्रेशर लगेगा, नेट फिल्ट्रेशन का उसको प्रेशर चाहिए, और वो उसको पॉजिटिव में चाहिए, तभी ब्लड छन के नीचे जा सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो ये ग्लोमेरुलस का प्रेशर है वो तो हेल्प कर रहा है, ग्लोमेरुलस का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो पानी का प्रेशर है, वो तो फिल्टर होकर नीचे जाने में मदद कर रहा है। लेकिन इसको रोकता कौन कौन है? एक तो ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं उनका कोलोइडल प्रेशर इसको रोकता है, और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको रोकता है। जो बोमन कैप्सूल है इसका प्रेशर रोकता है फिल्टर होने के लिए। मदद कौन कर रहा है? ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। रोक कौन रहा है? ब्लड के जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जैसे डिफरेंट प्रोटीन है उनका कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये कुछ प्रेशर्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगभग 10 आपको मिलता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवाना। जी हाँ, एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये आ रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और ये सोडियम और पानी का रीअब्सॉर्प्शन डीसीटी से करवाता है। ये आप रेगुलेशन में भी पढ़ेंगे, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा,
24 आवर्स में टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किडनी कितना बना लेगी? अगर 1 मिनट में वो 125 ml फिल्ट्रेट बना रही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो एक दिन में कितना बना लेगी? 180 लीटर, 170 से 180 लीटर्स हो जाएगा ये, जितना यूरिन बाहर निकलता नहीं है क्योंकि रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पानी का रीअब्सॉर्प्शन ऑल्सो अकर्स डैश इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। पानी पैसिवली आएगा। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको रीड करवा देती हूँ ये एनसीईआरटी की लाइन। मतलब यहाँ पर इस तरीके से बोला जाता है कि जो फिल्ट्रेट बना ना एक दिन में वो 180 लीटर बना, पर यूरिन तो सिर्फ 1.5 लीटर बनता है। क्यों? क्योंकि 99% तो रीएब्सॉर्प्शन हो जाती है। उस रीएब्सॉर्प्शन के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि वो एक्टिवली भी हो सकती है, वो पैसिवली भी हो सकती है। अगर आप ग्लूकोज की बात करो, अमीनो एसिड की बात करो, सोडियम की बात करो, तो ये तीनों एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया की बात करो तो वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है। और पानी की भी अगर आप बात करोगे तो इनिशियल सेगमेंट्स में तो पानी भी पैसिवली ही एब्जॉर्ब होता है। इनिशियल सेगमेंट्स में तो पानी भी पैसिवली ही एब्जॉर्ब होता है अलोंग विद द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। वहीं से ये लाइन ली गई है। तो एनसीईआरटी की लाइन आपको कितने अच्छे से आती है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना परसेंटेज इस फिल्ट्रेट का रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है? अगर एब्जॉर्ब नहीं होता तो यूरिन 180 लीटर्स निकलता है एक दिन में, लेकिन निकलता 1.8 लीटर ही है क्योंकि 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अभी आपने रीड किया, आंसर आपके पास क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनली लूप की अगर मैं बात करती हूँ नेफ्रॉन में तो उसका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है। वो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, 300 से लेकर 1200 मिली ऑस्मोल की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। कहाँ मेंटेन करके रखता है? इन दी मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। मेड्युलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, मेड्युला वाले रीजन में कर रहा है, हाइलम में नहीं कर रहा। हाइलम तो कनकेव साइड की नोच है, तो ये मेड्युला वाले रीजन में कर रहा है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी नहीं कर रहा। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्सॉर्प्शन, कि यहाँ से तो पानी का रीअब्सॉर्प्शन होगा ही होगा। तो पीसीटी से पानी का पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता ही होता है। लूप ऑफ हेनली में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली से पानी का रीअब्सॉर्प्शन होता है। वो मेड्युलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये दोनों चीजें आपको चाहिए, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगर एक्सेस पानी टिश्यूज में से पास आउट हो विदाउट बीइंग रीस्टोर्ड बाय किडनी, है ना, टिश्यूज में से एक्सेस पानी निकल के आया और किडनी उसे रीअब्सॉर्ब कर नहीं रही है, तो सेल्स का क्या होगा? अगर किडनी रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही है तो वो यूरिन से निकल जाएगा बाहर, सीधी सी बात है। सेल को मिलेगा नहीं तो सेल श्रिंक कर जाएगा, डाई कर जाएगा। समझने वाली बात यही है कि किडनी जब उसे रिस्टोर कर लेती है तो वो वापस ब्लड और सेल्स को मिल जाता है। किडनी नहीं रिस्टोर करेगी तो यूरिन में निकल जाएगा, यूरिन में निकल जाएगा तो सेल्स श्रिंक करके मर जाएंगे। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्रिएट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था? मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में हमने NaCl को एब्जॉर्ब किया था, याद है आपको? डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप, हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आपको याद हो तो असेंडिंग लूप में NaCl एब्जॉर्ब होता है। उस NaCl में Na सोडियम हमेशा एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है और पीछे पीछे क्लोरीन एब्जॉर्ब होता है। तो पहले सोडियम का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, फिर वहां से क्लोरीन का रीअब्सॉर्प्शन होता है। आंसर हो जाएगा ए। क्लोरीन एक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं होता, सोडियम को सिक्रीट नहीं करेंगे, हम एब्जॉर्ब करेंगे। हमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना है ना मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में, तो हम वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। वासा रेक्टा फिर आगे उसको दे देती है, ठीक है। सिक्रीशन नहीं करेंगे, एब्सॉर्प्शन करेंगे और एक्टिवली सोडियम का करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम और नाइट्रोजिनस वेस्ट है, कौन सा एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है? अभी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाई थी कि ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड और सोडियम तीनों एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है और पानी वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर तो तीन ही एक्टिवली एब्जॉर्ब होने वाले हैं, एक्टिवली हमसे पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा फीचर जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा? तो ये हमें पता है कि जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं जैसे GFR गिरने लगता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरने लगता है। तो वो अक्सर बच्चों को याद रहता है और वहां इस क्वेश्चन में गलती होती है बेटा। हमें GFR पता होता है, हम ओनली 3 ढूंढ रहे होते हैं ऑप्शन में, या फिर 3 ढूंढ रहे होते हैं ऑप्शन में। अब 3 के साथ यहाँ पर 1 भी दे रखे हैं, 2 भी दे रखे हैं और तीनों दे रखे हैं। आंसर खैर तीनों है। दिक्कत तब होती है जब एक ऑप्शन होता है जहां पर ओनली 3 लिखा होता है और आपका दिमाग ओनली 3 की तरफ जाता। पर याद रखना एनसीईआरटी ये सारे स्टेटमेंट बोलती है। फॉल इन GBP क्या है? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर।
GBF क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, या और GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इन तीनों में से कुछ भी कम हो बेटा, कुछ भी कम हो, आपके जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो रेनिन सिक्रीट करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम वो करता है, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, तो द सिस्टम गोज ऑन और GFR आपका नॉर्मल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कब होता है बोमन्स कैप्सूल में। फिल्ट्रेशन होने के लिए आपको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर चाहिए पॉजिटिव में। यहाँ देखो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेगेटिव में है, यहाँ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेगेटिव में है, यहाँ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव में है, यहाँ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेगेटिव में है। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा। ये नहीं लिखती है एनसीईआरटी पर, ये आना चाहिए। अगर आपको फिल्टर करना है किसी चीज को तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव में होना चाहिए, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो नेट फिल्ट्रेशन का प्रेशर होता है दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी यहाँ पर बात करें 70 mm ऑफ Hg। जी हाँ, ये 70 mm ऑफ Hg के अराउंड रहता है। और इसमें से इसको कम कौन करता है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये उसको नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। तो ये लगभग आप मान लो एक 35 का होता है और एक आप 20 का मान लो। 20 भी मैं कम बोल रही हूँ, पर आप इसके अराउंड एक आइडिया ले सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, दिस इज 55 राइट, एंड 70 - 55 इज 15, और यहाँ पर कितना आ रहा है 10। तो मतलब इन्होंने और इसको बढ़ा लिया होगा, इसको 25 ले लिया होगा, समवेयर अराउंड दैट। बट यही 10 से 20 एक्चुअली जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रहता है वो 10 से 20 के बीच में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, जिसकी वजह से फिल्टर होता है ब्लड। तो ये याद रखिएगा, अगर नहीं पता था तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1 लीटर पानी में ह्यूमन ब्लड में इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा। सबसे पहले तो आरबीसी बर्स्ट करेगा, आरबीसी कोलैप्स कर जाएगा। मतलब नॉर्मल से ज्यादा पानी आप दे रहे हो, वो ब्लड में आ रहा है, ब्लड में क्या आरबीसी ले लेगी ना उसको, और आरबीसी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि सेल वॉल है नहीं, तो वो बर्स्ट कर जाएगी, सीधी सी बात है। और उस पानी को आप बाहर भी भेजना चाहोगे तो ऑफ कोर्स आपका यूरिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉडी वापस से अपना वॉल्यूम बैलेंस करना चाहेगी। तो आरबीसी कोलैप्स हो जाएगी और यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमें, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हमको पता है जो कि कौन कर रहा है, जो कि ग्लोमेरुलस कर रहा है, वो तो हमें हर ऑप्शन में दे रखा है। इसको कहते क्या है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, वो हर ऑप्शन में दिया हुआ है। एवरेज कितने ml ऑफ ब्लड किडनी 1 मिनट में फिल्टर करती है, तो 1100 से 1200 फिल्टर करती है, जो कि कितना है उस टोटल ब्लड का जो कि हर वेंट्रिकल 1 मिनट में पंप करता है, उसका 1/5 है, क्योंकि 5 लीटर आता है वेंट्रिकल से और 1100 to 1200 ही फिल्टर आउट होता है, तो ये उसका 1/5 है। इसलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में कह रहे हैं। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या क्या फिल्टर होकर आता है। ब्लड में से कोई भी कार्पेसल नहीं आता और प्लाज्मा का कोई भी प्रोटीन नहीं आता, प्लाज्मा ही छन के आता है, और उसमें से भी बड़े बड़े प्रोटीन्स पीछे रह जाते हैं, तो उनको आप माइनस कर दो, तो जो बचता है वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, पीसीटी में, और 100% हो जा रहा है। ग्लूकोज पूरा का पूरा वहां पे रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम जिसको कह रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट। फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml पर मिनट, तो हम पर मिनट में बात करते हैं। आंसर हमारे पास क्या हो रहा है, सी। अगला क्वेश्चन देखो, यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या है, ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिर ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसी सीक्वेंस में ये तीनों चीजें मिलती हैं तो जाकर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है यूरिन के फॉर्मेशन का। तो पहले यूरिन ग्लोमेरुलर से छनेगा, बोमन कैप्सूल में आएगा, वहां से जाएगा पीसीटी में, पीसीटी से वो जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में यानी डीएलएच, फिर वो आता है वापस असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, फिर वो जाता है डीसीटी में और फाइनली जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो बच्चे आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, दैट इज जनरेटेड बाय द ग्लोमेरुलस, इट इज हैविंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट सर्टेन प्रोटीन्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तो सारी ही चीजें करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोल रहे हैं उसमें प्लाज्मा का सब कुछ है एक्सेप्ट, प्लाज्मा का क्या नहीं है, सिर्फ प्रोटीन। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो वैसे ही प्लाज्मा के हिस्सा नहीं है। अगर मैं ब्लड की बात करती हूँ तो आप हमेशा से ये पढ़ते हो कि ब्लड दो चीज़ों का मिलकर बना है, एक तो ब्लड का प्लाज्मा जो कि 55% है, और ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी उसके सेल्स जो कि 45% है। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं बेटा,
है ना। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो है ही नहीं, प्लाज्मा में से क्या नहीं है, तो प्लाज्मा के सिर्फ कुछ प्रोटीन्स नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमको। अगर मैं मैल्फिजन बॉडी में फिल्ट्रेशन की बात करूं, नेफ्रॉन्स की मैल्फिजन बॉडी में फिल्ट्रेशन की बात करूं, तो कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। एक बोमन्स कैप्सूल की लेयर है एपिथेलियम की, एक ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, 3 लेयर है। 3 लेयर का ही एक्सचेंज एल्वियोलाई पर भी होता है, 3 लेयर का ही एक्सचेंज किडनी के फिल्ट्रेशन में भी होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन में है ब्लड में एज कंपेयर टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में तो कम है, ब्लड में ज्यादा है प्लाज्मा के प्रोटीन्स, क्योंकि अभी अभी जो फिल्ट्रेट होकर आया है, अभी ताज़ा फिल्ट्रेट, उसे ही आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हो, जिसमें वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाती हैं। तभी तो अभी अभी जो फिल्टर होकर आया होता है, जो आपका फिल्ट्रेट होता है, वो आपके ब्लड को लेकर आइसोटोनिक है ना, मोर और लेस सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हैं, पानी बराबर होगा, वो तो पीसीटी में जाकर एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अभी फिल्ट्रेट अभी अभी बनकर आया ना बेटा, तो वहाँ तो पानी, यूरिया, ग्लूकोज सब बराबर है। जो फर्क है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स का है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर होके नीचे आए ही नहीं हैं। तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। इट कोजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू डैश, किस किस के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम आता है, मिडल लेमेला जैसा कुछ नहीं आता इसके अंदर, मिडल लेमेला तो 2 सेल वॉल के बीच में हम प्लांट में पढ़ते हैं, है ना। बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम आती है, ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम आता है, और इन दोनों के बीच में मिलने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम और बोमन्स कैप्सूल के एपिथेलियम के बीच में मिलती है, उसको आप बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हो। तो ये नहीं है, पर 1, 3 और 4 है ना, 1, 3 और 4 है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन के साथ हम अगले टॉपिक में जा रहे हैं, विच इज 16.3 फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। अब देखते हैं अलग अलग ट्यूब्यूल्स के क्या क्या फंक्शन हैं। ग्लूकोज मेनली कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, पीसीटी में, 100% पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आंसर आपके पास क्या होने वाला है, ए। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज की बात करूं, सोडियम की बात करूं या अमीनो एसिड की बात करूं, तो आयन आ गया, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड, सबका एक्टिव है ना, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। ये सब एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। ये फिल्ट्रेट में ज़्यादा है, ब्लड में कम है, और आपको उनको फिल्ट्रेट में कम है, ब्लड में ज़्यादा है, ऑफकोर्स ब्लड में ज़्यादा, फिल्ट्रेट में कम है, तो लो टू हाई लेके जाना है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना है। चाहे ग्लूकोज है, चाहे अमीनो एसिड है, चाहे आयन है लाइक सोडियम, तो ये काम एक्टिवली करना पड़ेगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। आप सिंपली भी कर सकते हो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है मतलब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसीटी का मेन काम क्या होता है, तो डीसीटी का मेन काम पीएच मेंटेन करना भी है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करना भी है, एनसीईआरटी लिखती भी है। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। हम कौन से टॉपिक में, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स में। ये डीसीटी है, थोड़ी सी रंगीन है क्योंकि मेरी एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके काम में क्या आ जाता है, पीएच मेंटेन करना भी इनका काम है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करना भी इन्हीं का काम है, दोनों काम इनके हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज मिसमैच्ड, इसमें से मिसमैच किस में हो रखा है, तो हेनली का जो लूप होता है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, यही बात हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पीसीटी सोडियम और पोटेशियम को एब्जॉर्ब करता है, और डीसीटी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है, ग्लूकोज का तो नहीं करता। देखो ये तो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि हमें पता है ये काम पीसीटी का है। पीसीटी में भी मैं अगर आपको बताऊं बेटा, तो ठीक है, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन है, पोटेशियम H+ और अमोनिया को सिक्रीट किया जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता टेक्निकली, तो वो भी गलत हो जाएगा। पर ये तो डेफिनेटली एक मिसमैच है, यहाँ पर दोनों का एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन है, पर ये तो डेफिनेटली मिसमैच है। और ये आई गेस बुक में भी करेक्टेड है, ये शायद ये पीपीटी में आ गया, बुक में भी ये करेक्टेड होगा। यहाँ पे सोडियम और अमीनो एसिड्स आ जाएगा, अमीनो एसिड्स आ जाएगा, और आंसर आपके पास क्या होगा, सी। आंसर आपके पास क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीसीटी हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन द बॉडी फ्लूइड बाय, पीसीटी कैसे करता है, H+ का सिक्रीशन करता है बेटा, अमोनिया का भी सिक्रीशन करता है, पोटेशियम का भी सिक्रीशन करता है। याद रखना, आप दोबारा चाहो तो यहाँ पर एनसीईआरटी देख लो, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पीसीटी डीसीटी, अब देखो सिक्रीशन किस किस का कर रहा है, पोटेशियम का सिक्रीशन होता है, ठीक है, अमोनिया का सिक्रीशन होता है, अमोनिया का सिक्रीशन होता है, और K+ का भी सिक्रीशन होता है, H+ का भी सिक्रीशन होता है, अमोनिया का भी सिक्रीशन होता है, K+ का भी होता है। अगर आप नई एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे ना, वहाँ पर K+ दिया हुआ है कि K+ का भी सिक्रीशन हो रहा है। आप डायग्राम नहीं देखोगे, इसका कंटेंट रीड करोगे तो भी आप देख लो, हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम, इनका सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है,
पीसीटी से। ये बात याद रखनी है, ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है। तो पोटेशियम का प्रोटोन का, अमोनिया का, पोटेशियम का, सबका सिक्रीशन हो रहा है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी। याद रखना बेटा, पोटेशियम का भी सिक्रीशन होता है, प्रोटोन का भी सिक्रीशन होता है, अमोनिया का भी सिक्रीशन होता है, तीनों का सिक्रीशन होता है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो, आपको फिर से मिसमैच बताना है नेफ्रॉन और उसके फंक्शन के बारे में। बोमन्स कैप्सूल फिल्ट्रेशन करता है, पीसीटी एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, देखो फिर से वो सेम बात होगी कि क्योंकि इन्होंने डायग्राम में उसका एब्सॉर्प्शन दिखा रखा है इसीलिए, हालांकि उसका सिक्रीशन होता है पर डायग्राम में उसका एब्सॉर्प्शन दिखा रखा है, उसके बेसिस पर ये सेंटेंसेस लिख दिए जाते हैं। लेकिन मोर करेक्ट क्या होगा, एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड अमीनो एसिड। डीसीटी में एब्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड सेल, जो ब्लड सेल डीसीटी तक पहुंचे ही नहीं उसको आप क्या एब्सॉर्ब करोगे, तो डेफिनेटली मिसमैच है। और लूप ऑफ हेनली से यूरिन कंसेंट्रेटेड होता है, तो आंसर आपके पास फिर से क्या हो जाने वाला है, सी। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो जरा, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं और इनकरेक्ट हमको बताना है। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिवली होता है इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन यानी पीसीटी। तो पानी तो पैसिवली, पानी और नाइट्रोजिनस वेस्ट पैसिवली रीअब्सॉर्ब करता है, दैट इज करेक्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, अभी मैंने आपको बताया पानी और नाइट्रोजिनस वेस्ट पैसिवली, तो दैट इज रॉन्ग, 2 तो गलत है ही। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन सोडियम और वाटर का डीसीटी से होता है, बिल्कुल होता है। डीसीटी ग्लूकोज को कभी रीअब्सॉर्ब नहीं करती, ये काम पीसीटी का है। डीसीटी सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का, पीसीटी भी यही करती है। और ये पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करके रखती है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है और पीसीटी से होता है, ये बात भी ठीक है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। तो गलत क्या हो गया बेटा, 2 और 4, यानी कि आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। आउट ऑफ द फॉलोइंग आपको कुछ दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है पीएच मेंटेन करने में। तो पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने का मेन काम किसका है बच्चे, पीसीटी और डीसीटी का। और कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनली किसके लिए एसोसिएटेड है, यूरिन को ज्यादा कंसेंट्रेटेड बनाने के लिए। आप इसको एनसीईआरटी से भी रेफर करके पढ़ सकते हो, मतलब अगर आप पीसीटी में भी पढ़ोगे तो भी आप देखोगे कि इनका काम क्या है, पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करना। आप डीसीटी में भी पढ़ोगे तब भी आप देखोगे इनका काम क्या है, पीएच और सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। हेनलीज लूप में अगर आप देखोगे तो ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का मेजरली काम कर रहे होते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट को कंसेंट्रेट करना, इंटरस्टिशियम कंसेंट्रेशन मेंटेन करके रखना, यूरिन को कंसेंट्रेटेड करके रखना, इनका काम होता है। हालांकि आप देख रहे हो पीएच और आयनिक बैलेंस में रोल कलेक्टिंग डक्ट का भी है। अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट यानी 1, 2 और 4 मुझे ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो मैं प्रायोरिटी 1 और 2 को दूंगी, क्योंकि 3 नहीं है ना, 3 का काम आयनिक बैलेंस में है नहीं, तो मुझे जहां जहां 3 मिल रहा है मुझे उसको हटाना पड़ेगा और मैं डेफिनेटली प्रायोरिटी डीसीटी को दूंगी ओवर कलेक्टिंग डक्ट। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हेनली लूप के बारे में, ये हमसे कह रहे हैं। तो हेनली लूप पैसेज ऑफ यूरिन करेगा, अभी यूरिन बना नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट से निकलने के बाद आप यूरिन वर्ड यूज करते हो, उससे पहले नहीं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन है, कंसेंट्रेट करता है यूरिन को, कैसे, वाटर कंजर्व करके, वाटर रीएब्सॉर्ब करके। तो इसका काम ही क्या है हेनली लूप का, यूरिन को कंसेंट्रेट करना बाय कंजर्विंग वाटर। आंसर आपके पास क्या होगा, सी बेटा, आंसर आपके पास क्या होगा, सी। फिल्ट्रेशन का काम आप जानते हो बॉमन्स कैप्सूल का है, यूरिन वर्ड आप यूज कर ही नहीं सकते, यूरिन की फॉर्मेशन तो सब मिलके कर रहे हैं, वो हेनली लूप में नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू लूप ऑफ हेनली, तो वो कैसा होता है, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली पानी को रीएब्सॉर्ब करती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली NaCl को रीएब्सॉर्ब करती है, जिसमें Na एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होता है और पीछे पीछे क्लोरीन पैसिवली आता है, सोडियम एक्टिवली आता है और पीछे पीछे क्लोरीन पैसिवली आता है, तो इट्स बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके साथ हम अगले टॉपिक में आ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। चलो, मैमल्स के पास क्या एबिलिटी है क्या प्रोड्यूस करने की, हम जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज वेरी हाइपरटोनिक, हमने उसमें से काफी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया ताकि पानी का नुकसान ना हो, तभी तो हम उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमारे पास लूप ऑफ हेनली है, और कंसंट्रेटेड के लिए वर्ड यूज करते हो हाइपरटोनिक। आगे देखो, अगर मैं वैसोप्रेसिन की बात करूं जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से आया है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे तो ये आप इसको कंसंट्रेशन में भी पढ़ सकते हो, इस टॉपिक में भी पढ़ सकते हो, पर ये रेगुलेशन का ज्यादा है क्वेश्चन, आप जानते हो। तो वैसोप्रेसिन ही दूसरा नाम है एडीएच का, और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से आया है, ये काम कहाँ पे करता है, डीसीटी, और डीसीटी से पानी और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है, तो उस वे में भी आप यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हो। अगर आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या पानी की कमी हो रही है ब्लड के अंदर, तो आप यहाँ से पानी और सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर सकते हो।
तो क्या ये ऑब्लिगेटरी है या फिर क्या ये फैकल्टेटिव है? ये फैकल्टेटिव है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये कंडीशनल, ये हमेशा नहीं हो रहा है, ये जब रिलीज हो रहा है तभी रिस्पॉन्सिबल है। और ये फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन करता है पानी का और सोडियम का, दोनों का, और हेनली लूप से नहीं करता, डीसीटी से करता है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मेड्यूलरी ग्रेडियंट, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ग्रेडियंट बना हुआ है। क्या ग्रेडियंट बना हुआ है कि आप देखो तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से शुरू कर वो ग्रेडियंट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक जाता है। ये ग्रेडियंट किसने डेवलप किया? तो वहां पर एब्सॉर्प्शन एक तरफ पानी और एक तरफ NaCl है, और साथ में कलेक्टिंग डक्ट का यूरिया। तो जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है वो NaCl और यूरिया। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है और करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली चूज करना है। ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल, नहीं, उन्हें तो हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। वासा रेक्टा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस, क्या इन सब में ब्लड होता है? इन सब में ब्लड होता है। वासा रेक्टा भी ट्यूब्यूल का ही नाम है, ब्लड वेसल का ही नाम है, जो कि अराउंड द लूप ऑफ हेनली जा रही है। कैपिलरी में तो ब्लड होगा ही, और ग्लोमेरुलस भी टफ कैपिलरीज होती है, उसमें भी ब्लड होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनका वासा रेक्टा काफ़ी रिड्यूस्ड होता है, इनफैक्ट होता भी नहीं है कभी कभी। सो येस, दिस इज करेक्ट। वासा रेक्टा वैसे लूप ऑफ हेनली के एकदम पैरेलल रन करता है, और ये आपको जनरली मिलेगा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में, आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं मिलेगा। तो 2, 3 एंड 4 आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉक्सिमिटी, बेटा ये बुक में करेक्टेड था, ये पीपीटी में नहीं था, तो मैंने कर दिया, बस इंक्रीजिंग की जगह इंक्रीज लिखा है, सिर्फ उतना सा चेंज किया। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनली लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड डैश इन ऑस्मोलैरिटी। इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, टुवर्ड्स द इनर इंटरस्टिशियम जाओगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है ना। और कितनी से कितनी बढ़ रही है? कॉर्टेक्स में कितनी है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जैसे जैसे इनर मेडुला पर पहुंचोगे तो कितनी हो जाएगी? 1200। तो ये 300 से 1200 की तरफ जाती है, और ये डिक्रीज नहीं होती, ये इंक्रीज होती है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा की शेप कैसी है? जैसी आपकी लूप ऑफ हेनली की शेप है, लाइक अ हेयर पिन, यू शेप। तो कैसी शेप आपको मिल रही है? यू शेप आपको मिल रही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन की किडनी यूरिन नियरली, देखो कंसेंट्रेट तो वो करती है, अगर आप इनिशियल फिल्ट्रेट से कंपेयर करोगे तो वो उसको कंसेंट्रेट करती है यूरिन को, और 4 गुना बेटा, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स उसको कंसेंट्रेट कर देती है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिन, यूरिन क्या कह रहे हैं? कंसेंट्रेटेड किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में मिलता है? लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली की वजह से कंसेंट्रेटेड है, और उसी की वजह से कंसेंट्रेट हो रहा है, वहीं पर आपको कंसेंट्रेटेड मिलेगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करूं तो इट प्राइमरीली ऑपरेट्स इन विच पार्ट ऑफ द किडनी? काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा के बीच में होता है, बाकी किसी रीनल ट्यूब्यूल का इसमें हाथ या पैर या कुछ भी लेने देने का नहीं है। आंसर क्या होगा? डी। कंसेंट्रेशन किसकी वजह से हो रहा है बेटा? लूप ऑफ हेनली की वजह से हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेन पर्पस पूछ रहे हैं हमसे काउंटर करंट मैकेनिज्म का किडनीज में, यूरिन को कंसेंट्रेट करना। इंपॉर्टेंट काम क्या है? वो यूरिन को कंसेंट्रेटेड बनाने का ही काम है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का पूरा काम ही ये होता है। जो टॉपिक, जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं वो हेडिंग ही हम यही पढ़ रहे हैं। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लें बेटा। ये कुछ करेक्शंस मैंने ऑलरेडी कर दी जो कि बुक में हुई थी। तो यहाँ आइसोटोनिक लिखा है, यहाँ 1 and 3 लिखा है। अब आप ऑप्शन देखो, आपको ट्रू बताना है। यूरिन को डीसीटी में आइसोटोनिक कह रहे हैं। अब ऐसा है बेटा, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है। रीजन बीइंग Na एब्जॉर्ब होता है ना, सोडियम एब्जॉर्ब होता है, तो साथ में पानी भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो बैलेंस मेंटेन करने का काम कर रहा है ना, तो वो आइसोटोनिक आ जाता है। आप एंड ऑफ असेंडिंग लूप की बात करो तो वहां से NaCl एब्जॉर्ब हो गया था, तो वो हाइपोटोनिक था, नो डाउट, है ना। और डीसीटी में कहते हैं पानी एब्जॉर्ब हो गया तो वो हाइपोटोनिक है, बट वो ओवरऑल बैलेंस भी मेंटेन करता है, और वो कंडीशनल है, और कंडीशन यहाँ कुछ लिखी नहीं तो हम उसे आइसोटोनिक बोल देते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो यूरिन है वो हाइपोटोनिक होगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से तो उसे आगे यूरेटर में जाना है, तो आपको यूरिन है वो तो हाइपरटोनिक होगा बेटा, वो उसमें उतना पानी नहीं रिलीज आउट हो रहा और पानी रीएब्जॉर्ब हो गया, सो दैट इज रॉन्ग। पीसीटी बॉमन्स कैप्सूल वो आइसोटोनिक रहते हैं, ये ठीक है, ठीक है। यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोटोनिक होता रहेगा जैसे वो पास होता जाएगा थ्रू दी हेनलीज लूप, तो जैसे ही वो हेनलीज लूप से पास होगा बेटा वाटर तो रीएब्जॉर्ब हो रहा है ना, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो हाइपरटोनिक हो रहा है, हाइपो थोड़ी हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। तो ट्रू क्या क्या है 1 and 3, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी बेटा।
तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं 16.5 जिसमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि यूरिन की वॉल्यूम कैसे रेगुलेट होती है। तो उसके लिए हम रेगुलेशन में देखते हैं काम एल्डोस्टेरोन का भी है, वो भी कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन करवा रहा है, और एडीएच का भी है, दोनों ही करेक्ट है, इसीलिए आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि कह रहा है एट्रियल, बेटा इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, आप जानते हो एएनएफ की फुल फॉर्म क्या है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, जो कि कौन रिलीज कर रहा है, हार्ट की वॉल्स, इसीलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एडीएच कौन स्टोर करता है। तो एडीएच बनता हाइपोथैलेमस में, पर स्टोर उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी करती है, और वहीं से वो रिलीज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं जीजी सेल्स की बात करूं जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है, वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं, रेनिन। याद रखना सिंगल एन है, डबल एन नहीं है, और एंजाइम नहीं है, हार्मोन है, ये एंजाइम नहीं है, हार्मोन है, इसको करेक्ट कर लेना, ये एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जीएफआर अगर कम हो जाए, है ना, जीएफआर का रेट एक्टिवेट करने के लिए कम हो गया, एक्टिवेट करने के लिए जीजी सेल्स रेनिन को सिक्रीट करते हैं, सबसे पहला काम ही वो नोटिस होता है, फिर रेनिन आगे एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है, तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग। तो इसमें हाइपोथैलेमस का भी लेना देना है क्योंकि वहाँ से एडीएच वैसोप्रेसिन आता है, जेजीए सेल्स रेनिन सिक्रीट करते हैं, और हार्ट एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो जीएफआर कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए रेनिन आएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है, हाइपोथैलेमस आएगा, वो भी किडनी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, और हार्ट ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। तो तीनों का ही रोल है यहाँ पे, आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो रास सिस्टम है वो कौन सा हार्मोन उसको रेगुलेट कर रहा है, सिक्रीट कौन सा हार्मोन कर रहा है, तो रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसके अंदर नाम ही एल्डोस्टेरोन आ रहा है, एल्डोस्टेरोन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी इज एक्टिवेटेड बाय चेंज इन, जैसी ब्लड की वॉल्यूम चेंज होने लगती है ना बेटा, जैसी ब्लड की वॉल्यूम चेंज हो, बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम चेंज हो, और आयनिक कंसेंट्रेशन भी, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी एडीएच या वैसोप्रेसिन आता है, तो आयनिक कंसेंट्रेशन या ब्लड वॉल्यूम चेंज होने पर उसका रिलीज होना होता है। सारे ही स्टेटमेंट ठीक है, आंसर आपके पास क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये ABC के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। मान लेते हैं आपकी बॉडी से फ्लूइड का हो गया नुकसान, तो वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और विच स्टिम्युलेट, फिर वो हाइपोथैलेमस को स्टिम्युलेट करेंगे। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, एडीएच। कहाँ से रिलीज करेगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस से, क्योंकि स्टोर तो उसने करके रखा था। फिर वो क्या करवाएगा, एडीएच वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करवाएगा फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्गुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी से कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन करवाता है, तो आंसर आपके पास क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखें, इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ द हार्ट, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ द हार्ट, कैन कोज रिलीज ऑफ डैश, एएनएफ एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ब्लड फ्लो ज़्यादा उसको कम करने के लिए एएनएफ आएगा, वैसो डायलेशन का काम करता है, ठीक है, वो क्या करवाता है, वैसो डायलेशन करवाता है, कंस्ट्रक्शन नहीं करवाता, जिसकी वजह से इवेंचुअली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो एएनएफ का जो मैकेनिज्म है, इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और एएनएफ उसको कम करता है, तो वो उस पर एक चेक रखता है, तो वो उस पर एक चेक रखता है, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एएनएफ मैकेनिज्म किस पे चेक करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे। अभी आपने ऐसे क्वेश्चन को देखा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है डाइल्यूट यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने के लिए, इंसुलिन का इसमें कुछ लेना देना है, वैसोप्रेसिन का कम सिक्रीट होना, ये बात ठीक है, क्योंकि वैसोप्रेसिन ने पानी को एब्जॉर्ब करना था, वो कम सिक्रीट होगा तो पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन अगर ज्यादा सिक्रीट करोगे वो तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यूरिन डाइल्यूट नहीं, कंसेंट्रेटेड होगा, ये हो नहीं सकता। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का काम यहाँ पर है नहीं, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन के साथ हम अगले टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, विच इज मिक्चुरेशन 16.6। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। यूरिन का वहां से एक्सपल्शन होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। आंसर होगा बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो येलो कलर आता है यूरिन में, वो येलो कलर किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से येलो कलर किस में आता है? फीकल मैटर में। वो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ते थे जो अब सिलेबस में नहीं है। यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? सी हो जाने वाला है। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? सी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्सन है, वो पर्सन नॉट टेकिंग फूड और बेवरेजेस, ठीक है, तो उसके यूरिन में यूरिया कम होगा ऑफकोर्स, तो कम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, है ना। वो खाना खा ही नहीं रहा है तो यूरिया कहाँ से बनेगा? यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट से ही तो बन रहा है वहाँ पे, तो कम यूरिया होगा और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो पानी तो सबसे ज़्यादा 95%। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है पर इस क्वेश्चन के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। यूरिया आपको पानी आपको 95 मिलेगा, तो आंसर आपके पास आ गया। यूरिया 2.6%, क्योंकि हम परसेंटेज में बात करें। यूरिक एसिड कम है 0.3, सॉल्ट्स 1.5, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये डेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है पर आप इसको ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन इज गिवन बिलो इन अनऑर्डर मैनर, और आपको इसका करेक्ट स्टेप यहाँ पर बताना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेच रिसेप्टर, यहाँ लिखा हुआ है ब्लैडर का भरना, यहाँ लिखा हुआ है मिक्चुरेशन, यहाँ लिखा हुआ है कि सीएनएस एक मोटर मैसेज देती है कॉन्ट्रैक्शन का, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन का और स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन का, और यूरिन पास हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मिक्चुरेशन तो सबसे लास्ट होगा। मिक्चुरेशन मतलब यूरिन का पास होना, ये तो सबसे लास्ट होगा, 3 सबसे लास्ट होगा, तो आंसर तो टेक्निकली आ गया। सबसे पहले ब्लैडर भरता है, दैट इज 2। ब्लैडर के भरने से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को कि ब्लैडर भर चुका है। सीएनएस रिटर्न में मोटर मैसेंजर के थ्रू सिग्नल भेजता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो ब्लैडर की और स्फिंक्चर को रिलैक्स करो, और जब वो ऐसे करता है, स्फिंक्चर रिलैक्स होता है, तो फाइनली यूरिन बाहर आ जाता है, उसे मिक्चुरेशन कहते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे? ए। आंसर आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे? ए। अगला क्वेश्चन देखो, यूरिन जो कि बना है नेफ्रॉन में, अल्टीमेटली हम उसको कहाँ लेकर जाते हैं? जो नेफ्रॉन्स में यूरिन बना है वो वहाँ से पहले तो जाएगा यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में। ब्लैडर में उसको स्टोर करेंगे, है ना, यहाँ पे फिल नहीं, यहाँ पे टिल आएगा। वेयर इट इज होगा बेटा, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन। वो वॉलंटरी सिग्नल कौन देता है? सीएनएस देता है। पहले तो ब्लैडर भरता है, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल देते हैं सीएनएस को, और सीएनएस वहां से एक वॉलंटरी सिग्नल वापस भेजता है। उस सिग्नल की वजह से, इस सिग्नल को इनिशिएट किसने किया था? ब्लैडर की स्ट्रेचिंग ने। इस सिग्नल को इनिशिएट किसने किया था? ब्लैडर की स्ट्रेचिंग ने। ब्लैडर की स्ट्रेचिंग ने एक सिग्नल भेजा था और वो सिग्नल किसको गया था? सीएनएस को। फिर सीएनएस ने वापस भेजा एक वॉलंटरी सिग्नल। देखो बहुत ध्यान से समझो, यूरिन जो है लेकर कहाँ गए हम उसको? ब्लैडर में। ब्लैडर में वो स्टोर हुआ है, ठीक है, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सीएनएस। जब तक कि सीएनएस उसको एक वॉलंटरी सिग्नल नहीं दे देता कि इसको बॉडी के बाहर भेजो। और सीएनएस उसको सिग्नल कब भेजता है? पहले तो सीएनएस के पास सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल किसने इनिशिएट किया होता है? यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग की वजह से, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको 4 चीजें दी हुई हैं और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है यूरिन के रूट का। तो यूरिन सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो किडनी का कौन सा हिस्सा? कैलिक्स से जाएगा पेल्विस में, तो पहले तो होगा कैलिक्स से जाएगा पेल्विस में, आप जानते हो। वहां से आएगा यूरेटर में, यूरेटर से आएगा ब्लैडर में, ब्लैडर से निकलेगा यूरेथ्रा के थ्रू। यही तो पढ़ते हैं। आप चाहो तो एनसीईआरटी के डायग्राम से देख सकते हो, पहले यहाँ पे कैलिक्स के बाद यहाँ पर ये पेल्विस से निकलकर आएगी यूरेटर लेकर जाएगी ब्लैडर में, और ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा से बाहर। तो ये सीक्वेंसेस तो आपको पता होने चाहिए बेटा। तो अब जरा ऑप्शन देख लो, 3 2 1 4 5, यानी कि डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की बात कर रहा है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज अ न्यूरल मैकेनिज्म टू। मिक्चुरेशन मतलब ये मैकेनिज्म किसके लिए रिफ्लेक्स दे रहा है? ये जो वर्ड साथ में रिफ्लेक्स दे दिया ना, मतलब रिलीज करने की बात कर रहा है, रिलीज कर दो यूरिन को। तो ये किसकी तरफ लेकर जाता है? रिलीज ऑफ यूरिन की तरफ लेके जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिक्चुरेशन में होता क्या है? मिक्चुरेशन में ब्लैडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्फिंक्टर रिलैक्स करता है और फाइनली यूरिन रिलीज हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? फिर से डी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन यूरिन एज कंपेयर टू ब्लड, अगर मैं उसको ब्लड से कंपेयर करूँ तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है। हमने कितना सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया, तो आइसोटोनिक नहीं है वो, ऑफकोर्स ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है। आंसर क्या आएगा? बी आएगा।
अगले क्वेश्चन के साथ अगले टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं, दैट इज 16.7 रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। तो देखें जरा, द कन्वर्जन ऑफ डेंजरस नाइट्रोजीनस वेस्ट इनटू लेस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मैटर इज कैरिड आउट इन लिवर, क्योंकि लिवर में ही तो हम अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, यूरिया में, तो आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी या मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो अपने पास क्या हो जाती है, किडनी, बाकी सब तो सपोर्टिंग ऑर्गन्स में आते हैं, तो यहां पर आंसर फिर से क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको राइट ऑप्शन यहां पर बताना है, जो नाइट्रोजीनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी में बने और लिवर से एलिमिनेट हुए, एलिमिनेट किडनी से हुए हैं, बने लिवर में, लिवर ने यूरिया बनाया ना यूरिया साइकिल में, तो सिंथेसाइज इन किडनी नहीं है बेटा, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, और उसे बाइल जूस एलिमिनेट नहीं करती, उसे किडनी एलिमिनेट करती है, तो आंसर आपके पास क्या होगा, डी। आंसर आपके पास क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी के सिवा और कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेशन में मदद करते हैं, तो किडनी के सिवा लंग से CO2 चला जाएगा, स्किन से वेस्ट जा रहा है, स्प्लीन से या लिवर से, है ना, तो स्प्लीन का तो कोई काम है नहीं एक्सक्रीशन में, लिवर का फिर भी है यूरिया बनाने का, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, ये टी के बाद यहाँ पे टी में आएगा, तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ पर बताना है। तो जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है वो वैसोडाइलेशन करता है और इसीलिए वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है, यस दैट इज ट्रू, तो 2 ऑप्शन तो आप हटा दो क्योंकि ये ट्रू है। ऑन एन एवरेज 60 से 70 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, नहीं 25 to 30 ग्राम्स, है ना, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत हो जाएगा। जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करते हैं, जैसे यूरिया, जैसे लैक्टिक एसिड थ्रू सीबम। सिबेशियस ग्लैंड्स में यूरिया नहीं जा रहा बेटा, ना ही लैक्टिक एसिड जा रहा है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। पीसीटी की लाइनिंग सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम ने की हुई है, जिसका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना रीअब्सॉर्प्शन के लिए, दैट इज ट्रू, आंसर हो जाएगा सी। आप एक बार चाहो तो ये सीबम और ये सलाइवा वाला जो सिक्रीशन है, एनसीईआरटी इनके बारे में क्या लिखती है थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ना ये कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं सेबेशियस ग्लैंड्स की बात करूँ तो उनसे क्या एलिमिनेट आउट हो रहा है, देखो ये देखो लिखा हुआ है सेबेशियस ग्लैंड, स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स वगैरह, वहाँ से यूरिया एलिमिनेट आउट नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे स्वेट ग्लैंड की बात करूँ तो उसमें फिर भी थोड़े अमाउंट में NaCl है, यूरिया है, पर सेबेशियस में तो स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस हैं, वहाँ पर आपको यूरिया लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन नहीं मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम यूरिया लेवल। सबसे ज्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में होता है, क्योंकि हिपैटिक वेन वो वेन है जो अभी अभी लिवर से निकली है और लिवर में ही यूरिया साइकिल चलती है, वो यूरिया बनाती है, इसलिए सबसे ज्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ब्लड लीविंग लिवर, जो ब्लड अभी भी लिवर से निकला है और जो हार्ट की तरफ जा रहा है, उसमें क्या ज़्यादा होगा, यूरिया ज़्यादा होगा, वही बात है, हिपैटिक वेन है तो उसमें डेफिनेटली यूरिया ज़्यादा होगा। आंसर क्या होने वाला है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में क्या आएगा, ये सब आएंगे, स्किन भी है, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, लंग्स भी है, सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं और लिवर भी है, ये स्वेट ग्लैंड भी आ जाएंगे, सेबेशियस भी, लिवर भी, लंग्स भी, सब आ जाएंगे। आंसर क्या होगा, डी। ये सब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आते हैं। आंसर क्या होगा, डी। जो स्वेट बना रही है, स्वेट ग्लैंड, इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड जिसमें NaCl भी है, जिसमें लैक्टिक एसिड भी है, जिसमें यूरिया भी है। स्वेट में ये सब है, सेबेशियस ग्लैंड के सीबम में नहीं है, वहाँ स्टेरोल्स और हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस है, लेकिन NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड आपको स्वेट ग्लैंड्स में मिल जाएंगे, स्वेट में मिल जाएंगे। आंसर आपके पास क्या होगा, डी। याद रखना इस बात को। इसके साथ हम एंट्री करें लास्ट टॉपिक में, विच इज डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वेट का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहे हैं, तो जो स्वेट आपके पास है, रिलीज हो रहा है, उसका प्राइमरी फंक्शन देखो एक्सक्रीशन तो है ही, साथ में वो स्किन की कूलिंग में भी मदद करता है। गर्मियों में जब हम स्वेट करते हैं ना, वो हमारा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि यहाँ पे स्वेट आएगा, इवेपोरेट करेगा, लेटेंट हीट से जो निकलेगी हमें यहाँ पे ठंडक महसूस होगी, है ना, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन की वजह से हमें यहाँ पे ठंडक महसूस होगी। तो ये दोनों ही काम स्वेट के होते हैं। आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके साथ हम अगले टॉपिक में आ रहे हैं, विच इज डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेम द कंडीशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज यूरिन में ज्यादा होता है, उसे कीटोन यूरिया कहते हैं। कीटोन बॉडीज ज्यादा है तो कीटोन यूरिया कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किडनी स्टोन्स हैं, है ना,
आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के डिपोजिशन होने से किडनी स्टोन्स आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। उनके लिए जो नाम रखा जाता है बेटा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हीमोडायलिसिस किससे एसोसिएटेड है? किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। किडनी ढंग से नहीं काम करी तो हीमोडायलिसिस होता है। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट रीनल कैल्कुलाई। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट्स आपने देखना ये किडनी स्टोन्स ही है बेटा। कैल्शियम वर्ड जो है यहाँ पर ये किडनी स्टोन्स के बारे में ही आपको बता रहा है। तो दिस इज इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट इन किडनी। जो जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट एक सॉल्ट है, क्रिस्टलाइज सॉल्ट है, सॉल्युबल नहीं है, तो वो पत्थर बना रही है, उन्हें हम किडनी के स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कर सकता है? ठीक है, आपके सेबेशियस ग्लैंड जिनसे स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स ये सब सीबम के थ्रू बाहर जाएंगे। ठीक है, ऑयल भी सिक्रीट होता है बाय सेबेशियस ग्लैंड, जो कि ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है स्किन को। नाइट्रोजिनस वेस्ट का एलिमिनेशन सलाइवा से होता है। सलाइवा से लैक्टिक एसिड, यूरिया, सॉल्ट सब रिलीज हो रहे हैं, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट भी हो रहा है, ये भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सब जो है एक्सेसरी सिक्रीशन या एक्सक्रीशन का काम करें। आंसर हो जाएगा डी। यूरेमिया में हम क्या बोलते हैं? यूरिया किस में अक्यूमुलेट हो गया? ब्लड में। ब्लड में यूरिया है तब आप उसको यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, यूरिन में नहीं। अब ब्लड में है तो आप उसे यूरेमिया कहते हैं। जैसे यूरिन में आया तो आपने अभी क्या नाम देखा था? जैसे कीटोन यूरिया है ना, यूरिन में कीटोन बॉडीज थी तो आपने कीटोन यूरिया देखा। अब यहां पर यूरिया है और वो यूरिया ब्लड में है ना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? यूरेमिया। देखो, कीटोन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, तो यूरिन में कीटोन बॉडीज है कीटोन यूरिया, यूरिन में ग्लूकोज है ग्लाइकोसूरिया। यहां हम कह रहे हैं यूरिया है, नाम है यूरेमिया, तो वो यूरिया कहाँ है? वो यूरिया ब्लड में है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को? तो ये आइटिस वर्ड इन्फ्लेमेशन के लिए होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन हुई है और ग्लोमेरुलस में हुई है, इसलिए उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है करेक्ट हीमोडायलिसिस के बारे में, है ना। तो हीमोडायलिसिस आयंस को एब्जॉर्ब करता है? नहीं, उनमें वो सिर्फ यूरिया को एब्जॉर्ब कर रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को अपने अंदर ले रहा है, बाकी ब्लड एज इट इज भेज देता है। तो जो डायलाइजिंग यूनिट होती है उसमें कॉइल्ड सेलोफेन की ट्यूब होती है। हाँ, ब्लड इज पम्प्ड बैक थ्रू अ सूटेबल आर्टरी आफ्टर हीमोडायलिसिस? नहीं बेटा, ब्लड इज टेकन थ्रू आर्टरी पर सेंट बैक थ्रू वेन, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एंटी हिपैरिन इज एडेड प्रायर टू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस पहले हिपैरिन भेजते हैं ताकि कोएगुलेशन ना हो जाए, एंटी हिपैरिन नहीं भेजते तो डालते, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, हीमोडायलिसिस के प्रोसेस के दौरान आपको स्टेप्स बताने हैं यहाँ पे सबसे पहले आप एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को ड्रेन आउट करोगे और उसमें हिपैरिन यानी कि एक एंटीकोएगुलेंट ऐड करोगे ताकि आपका ब्लड क्लॉट ना करे। पहली बात तो ये। फिर उस ब्लड को, तो पहले तो 1 आएगा, ये हटा दो, उस ब्लड को आप पास करोगे कोइल्ड पोरस सेलोफेन की मेम्ब्रेन ट्यूब में से, जो कि जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड है, और वहां से उस ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट हो जाएगा रिमूव। तो पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा। अब आपका ब्लड प्यूरिफाई हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव हो गया। अब आप उस ब्लड में वापस एंटी हिपैरिन डालोगे, क्योंकि अब अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर तो कोएगुलेशन की जरूरत पड़ेगी इंजरी के दौरान, तो आप एंटी हिपैरिन डालोगे और उसको एक वेन के थ्रू बॉडी को वापस दे दोगे। तो 1 3 2 4 यानी कि सी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फिर से बताना है। ओके, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मेथड रह जाता है। जिस स्टेज पे ना कोई ड्रग काम करता है ना डायलिसिस, तो किडनी ही ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, सही बात है। क्लोज रिलेटिव को आप यूज़ करोगे किडनी डोनर की तरह ताकि आप रिस्क ऑफ रिजेक्शन कम कर पाओ। जी हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए आप किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान दोगे क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट है और आपका इम्यून सिस्टम एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना चाहेगा, तो वो फॉरेन किडनी को रिजेक्ट करना चाहेगा, इसलिए आप इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हो। हिपेरिन और एंटी हिपेरिन का यूज़ हीमोडायलिसिस के दौरान होता है। जब आप ब्लड लेते हो तो आप उसमें हिपेरिन डालते हो और जब ब्लड वापस देते हो बॉडी को तो एंटी हिपेरिन डाल के देते हो। तो येस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर आपके पास क्या होने वाला है? डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्राइटिस, आइटिस फिर से इन्फ्लेमेशन हो गया और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ही नाम है, तो इन्फ्लेमेशन किसका होता है? ग्लोमेरुलस का। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस की इंडिकेशन क्या है? यूरिन में ग्लूकोज और यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगती हैं, तो इट्स ऑल्सो ग्लूकोसूरिया
एंड कीटोन्यूरिया, ये दोनों उसके सिम्टम्स हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। और इसके साथ आपने एमसीक्यू यानी कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट कर ली। नाउ वी कैन मूव अहेड टू एग्जाम ड्रिल, जिसमें रैंडम क्वेश्चन पूरे चैप्टर से आने वाले हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं एग्जाम ड्रिल। चलो एग्जाम ड्रिल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं? यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब कौन यूरिक एसिड सिक्रीट करेगा? तो लैंड इंसेक्ट्स और बर्ड्स दोनों करते हैं बेटा। बर्ड्स करते हैं पर एनालिड्स नहीं करते, सारे इंसेक्ट्स नहीं करते, पर चलो इंसेक्ट फिर भी यूरिक एसिड सिक्रीट करे। एम्फीबियन सारे यूरिक एसिड सिक्रीट नहीं करते, एम्फीबियन सारे यूरिक एसिड सिक्रीट नहीं करते, इसलिए आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया कहाँ पर मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल रहेगा? एम्फीबियंस में तो यूरिया भी है, टर्टल्स और रेप्टाइल्स तो यूरिक एसिड है, टैडपोल पानी में है, और एक्वेटिक एम्फीबियन और टैडपोल तो अमोनिया ही सिक्रीट करते हैं, तो वहां पर ये मेन नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? सी। यहाँ पर आपको लेबलिंग पहचाननी है बच्चे, ये आपके पास किडनीज है, किडनी से जो आ रही है वो यूरेटर है, यूरेटर से यूरिन जाएगा ब्लैडर में और बाहर आएगा यूरेथ्रा से। तो ये पहले आपके पास यूरेटर है, फिर आपके पास ब्लैडर है, तो 1 आपके पास एक्चुअली यूरेथ्रा है, 1 आपके पास यूरेथ्रा है, 2 आपके पास यूरेटर है और 3 आपके पास ब्लैडर है। तो आंसर क्या हो जाने वाला है? सी। आंसर क्या हो जाने वाला है? सी। अगला क्वेश्चन देखें, चलो असर्शन रीजन है हमारे पास, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ह्यूमन यूरिन का क्या अमोनिया होगा? ह्यूमन यूरिन में यूरिया रिलीज होता है बेटा, अमोनिया नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर ह्यूमन यूरिन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इट स्मेल्स स्ट्रांगली ऑफ अमोनिया, अमोनिया तो हम कन्वर्ट कर चुके ना यूरिया में, तो क्यों अमोनिया की स्मेल आएगी? ये भी नहीं आएगी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड सिक्रीशन इन अ नेफ्रॉन इज, नेफ्रॉन को यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करना है तो कैसे करेगा? तो बेटा यूरिया है या यूरिक एसिड है, उसको आपने बाहर भेजना है ना, एक्सक्रीशन करना है, तो आप एब्जॉर्प्शन तो करोगे नहीं, और फिल्ट्रेशन में तो आपको पता है पूरा प्लाज्मा फिल्टर आउट होकर आ गया कुछ प्रोटीन्स के सिवा, तो जो चीज़ें बाहर भेजनी होती है थ्रू यूरिन उनका आप ट्यूबुलर सिक्रीशन ही तो करते हो, तो सिक्रीशन करोगे, सीधी सी बात है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में यूरिक एसिड ही आएगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। अमोनिया बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करता है वेस्ट को बॉडी के बाहर भेजने के लिए, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है तो ज़्यादा पानी लगेगा, लेकिन जो पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में वो आपका यूरिक एसिड है, तो वो सेमी सॉलिड है, प्लीज़ इस बात को याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, जो रीनल पेल्विस में प्रोजेक्शंस निकलती हैं उन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? तो रीनल पेल्विस में जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं उन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कैलिसेस कहते हैं बेटा। तो आप हाइलम जो नोच है, कनकेव नोच है, उसके अंदर आएंगे तो आपको एक फनल शेप्ड स्पेस मिलेगा जिसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विस में आपको बहुत सारी प्रोजेक्शंस मिलेंगी जिन्हें आप कैलिसेस कहते हैं, है ना। कैलिसेस मेजर कैलिक्स भी होती है, माइनर कैलिक्स भी होती हैं, तो पेल्विस में जो प्रोजेक्शंस मिलती हैं उन्हें हम कैलिसेस कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोमन्स कैप्सूल। सही बात है, जितने नेफ्रॉन होंगे उतने बोमन्स कैप्सूल होंगे। सम ऑफ बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलाई, अगर आप सम कर दोगे तो आप एक नेफ्रॉन को 2 गिनोगे, क्योंकि बोमन्स कैप्सूल जितने हैं उतने ही ग्लोमेरुलस है और उतने ही नेफ्रॉन है, ये आंसर हो नहीं सकता। डबल कर दो बोमन्स कैप्सूल को, क्यों डबल कर दो? जितने बोमन्स कैप्सूल है उतने ही नेफ्रॉन है, एक ही बोमन कैप्सूल होता है एक नेफ्रॉन के पास, ये हो नहीं सकता। सम करेंगे बोमन्स कैप्सूल और मैल्फिजियन कार्पेसल का नहीं, सीधी सी बात है। आंसर हमारे पास क्या आने वाला है बच्चा? ए आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को एक साथ क्या कहते हैं? उन्हें एक साथ रीनल कार्पेसल्स या मैल्फिजियन बॉडी कहते हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल नहीं कहते। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपके इंसेक्ट में मिलने वाला, और इसे आप रीनल कैप्सूल भी नहीं कहते, इसे आप रीनल कार्पेसल या मैल्फिजियन बॉडी कहते हो। तो यहां पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स यू कैन फर्स्ट यूज द टर्म यूरिन फॉर द फ्लूइड इट कंटेन्स। पहली बार आप यूरिन टर्म उसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ही दोगे, उससे पहले आप उसे यूरिन वर्ड या यूरिन टर्म यूज नहीं कर सकते। उससे पहले वो फिल्ट्रेट है जिसमें से सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है वो आ रही हैं वापस ब्लड में, जिनको सिक्रीट आउट करना है वो जा रहा है वापस फिल्ट्रेट में। आप यूरिन वर्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पहले यूज कर ही नहीं सकते बेटा, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी की बात करूं, आपको पता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में मेड्यूलरी पिरामिड्स है और उनके बीच का स्पेस है ना, जिनको आप कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ठीक है, इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ, आपका कॉर्टेक्स है वो मेडुला वाले रीजन में गया है,
यही तो हम अभी आपको बता रहे हैं, यही तो मैं आपको कह रही हूँ। एक आपके पास कॉर्टेक्स है और ये आपके पास मेडुला वाले रीजन में कुछ पिरामिड्स हैं जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड्स कह रहे हैं। तो आपका कॉर्टेक्स का वो रीजन, ये आपके कॉर्टेक्स, ये आपका मेडुला, आपके कॉर्टेक्स का वो रीजन जो यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है उन्हें हम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं, उन्हें हम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जी हाँ है। इट इज फॉर्म्ड बाय डैश, यहाँ पर कौन आई है? विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। कौन होती है बेटा? एफरेंट आर्ट्रियोल। जो ब्लड लेकर आती है वो एफरेंट आर्ट्रियोल, जो वहां से निकलती है वो इफरेंट आर्ट्रियोल है। तो जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आया है ग्लोमेरुलस में वो किससे बना है? वो आपके आर्ट्रियोल से बना है जो कि आ रहा है ना। आपकी रीनल आर्टरी टूटी है आर्ट्रियोल्स में और क्योंकि वो ब्लड लेकर आ रही है वो क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड? ठीक है, हमारे पास मेड्यूलरी पिरामिड जो होते हैं मैंने आपको बता दिया, इनमें से कौन उसका हिस्सा नहीं है। तो अगर मैं फिर से ऐसे बात करूं कि यहाँ पर मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, यहाँ पर फिर से मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, एक बात इन पिरामिड्स के लिए याद रखना बेटा, कोई भी नेफ्रॉन है तो जो आपका बोमन्स कैप्सूल है, जो आपका पीसीटी है, वो इसका हिस्सा नहीं होता। जो आपका लूप ऑफ हेनली वासा रेक्टा है उसकी डेप्थ इसके अंदर प्रेजेंट होती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, पर डीसीटी भी ऊपर रहती है। तो ये सारी चीजें आपकी बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी इस पिरामिड का हिस्सा नहीं है। और आपसे यही पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी चीज इसका हिस्सा नहीं है। तो लूप ऑफ हेनली तो है और लूप ऑफ हेनली के अराउंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, वो भी हैं, कलेक्टिंग डक्ट भी है। कौन नहीं होता? बोमन्स कैप्सूल नहीं होता, पीसीटी नहीं होता, डीसीटी नहीं होता। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो कौन इसका हिस्सा नहीं है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इसका हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखें, आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ या कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। तो इट डिलीवर्स ब्लड टू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को ब्लड कौन देता है बेटा? रीनल आर्टरी देती है ना। तो 2 हो जाएगा, 2 मुझे इस ऑप्शन में भी दिया हुआ है, 2 मुझे इस ऑप्शन में भी दिया हुआ है। इट कैरीज यूरिन टू पेल्विस। आपको पता है आपके जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं वो जिन प्रोजेक्शंस में ओपन हो रहे हैं वो कैलिसिस हैं, और कैलिस जिस फनल शेप्ड स्पेस में ओपन हो रहा है वो पेल्विस है। तो पेल्विस को यूरिन लेकर जाने वाले योर कलेक्टिंग डक्ट, वहीं से आप यूरिन टर्म यूज करते हो, उसके बाद ही वो वहां पर आएगा, राइट। तो दैट इज 3। इट इज नॉट पीसीटी बेटा, पीसीटी नहीं हो सकता। पीसीटी तो सबसे पहले है ना, फाइनली लेके जाने वाला यूरिन तो कलेक्टिंग डक्ट होगा, पीसीटी तो सबसे पहले आ गया। तो आंसर तो मेरे पास आ गया। हम फिर भी मैच कर लेते हैं। इट कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट सबसे पहले कहाँ जाएगा? पीसीटी पे, दैट इज 4। और लूप ऑफ हेनली 2 होती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली भी होती है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली भी होती है। तो ये सारे ऑप्शंस ठीक है और इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जिसे हम जेजी सेल, जेजी अपैरेटस भी कहते हैं, जो कि डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल एक स्पेशल पॉइंट पे टच करते हैं, जिसके जो सेल्स हैं वो इस अपैरेटस को बनाते हैं और वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन, है ना, जो रा सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो हमारा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है वो एक स्पेशल रीजन है जो किसके क्लोज एसोसिएशन, क्लोज प्लेसमेंट और सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक तरफ एफरेंट आर्ट्रियोल लेना है, दूसरी तरफ डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेनी है और आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एलिमिनेट NaCl एंड लैक्टिक एसिड एंड यूरिया? ये सब स्वेट ग्लैंड में जाएगा। सेबेशियस ग्लैंड में हमने एमसीक्यू में भी इसको अभी सॉल्व किया था बेटा, स्टिरॉल है, वैक्स है, ये सब है। लेकिन आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आए, आपका यूरिया भी आए, साथ में सॉल्ट भी जाए, लैक्टिक एसिड भी जाए, ये सारी चीज़ें स्वेट से रिलीज होती हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड डज नॉट एंटर इनटू द नेफ्रॉन? तो जब प्लाज्मा छन रहा होता है या फिल्टर आउट हो रहा होता है ग्लोमेरुलस में, तो बाकी देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो नहीं जा रहे ना, प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है और उस प्लाज्मा में से कुछ सर्टेन बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं जा पाते। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी सारी चीजें वाटर, यूरिया, ग्लूकोज सब आता है, वो बात अलग है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, पर आता सब है फिल्ट्रेट में। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ यूजफुल मटीरियल, ठीक है, and excretion of waste, and therefore they receive 20% of the heart output of blood as much as the heart and brain combined। उनको कंबाइन कर जो आउटपुट है वो अकेला किडनी को मिलता है, क्योंकि यूजफुल मटेरियल को कंजर्व कर रही है और वेस्ट को बाहर भेज रही है। ऑन अ परसेंटेज बेसिस
विच सब्सटेंस इज मोस्ट कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी। तो वो 80% वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, यूरिया तो पूरा रीएब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि इसको तो बाहर भेजना है, तो इसको एब्जॉर्ब कर कर क्या करेंगे, सोडियम कुछ अमाउंट में कंडीशनली रीएब्जॉर्ब हो रहा है, पर ग्लूकोज बेटा पीसीटी में 100%। अगर ग्लूकोज जिस दिन यूरिन में निकलने लग गया मतलब आपको बीमारी है, आपको डायबिटीज है। अदरवाइज अगर एक फंक्शनल किडनी है, एक हेल्दी किडनी है, तो 100% ग्लूकोज एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी से। आप ये बात जानते हो अच्छे से, आयंस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आंसर यहाँ पर क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The site and principal mechanism for the passage of glucose into the bloodstream in the human kidney is, ठीक है, प्रिंसिपल मैकेनिज्म आपको बताना है। ग्लूकोज कहाँ पर आएगा इनटू दी, वापस ब्लड में ग्लूकोज कैसे आएगा, पीसीटी से रीएब्जॉर्ब होकर आएगा। वही पूछ रहे हैं ना आपसे, किडनी में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट तक तो ग्लूकोज पहुंचता ही नहीं, डीसीटी तक तो पहुंचता ही नहीं, एक बार फिल्टर होकर पीसीटी में आता है, पीसीटी से कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाता है, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है। आंसर क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज इम्परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से भी सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, तो वो तो इम्परमिएबल है नहीं। कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, वो भी इम्परमिएबल है नहीं। एक आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली होता है, एक आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली होता है। डिसेंडिंग लिम्ब से सबसे पहले वाटर ही रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है, उल्टा इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो रहे होते, पर जो असेंडिंग लिम्ब है उससे इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl ये सब रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है, और वाटर कभी भी यहाँ से रीएब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो कौन इम्परमिएबल है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं हमको, असर्शन रीजन है। किडनी जो है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ब्लड की मेंटेन करके रखती है, बिल्कुल रखती है। किडनी एलिमिनेट करती है आइदर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी, सही तो है, इसलिए तो कह रहे हैं वो ब्लड में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखती है। अगर उसको लग रहा है कि ब्लड में कंसंट्रेशन हो रही है कम आयंस की, पानी हो रहा है ज़्यादा, तो वो पानी को बाहर भेजेगी, यूरिन के थ्रू बाहर भेजेगी, उस टाइम वो यूरिन को हाइपोटोनिक बनाएगी। अगर उसको बॉडी में पानी चाहिए तो वो यूरिन को हाइपरटोनिक बनाएगी। तो इसी वे से पानी को कभी एब्जॉर्ब करके और कभी सिक्रीट कर वो ब्लड में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखती है। जी हाँ, रीजन भी एकदम ठीक है। आंसर आपके पास क्या होगा, ए। रीजन भी एकदम ठीक है बेटा, आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोराइड आयन की रीएब्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन किडनी ट्यूब्यूल्स विल अकर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बच्चे देखो, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी लिखती है, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे एक बार, तो इस पेज पे एनसीईआरटी लिखती है कि एक्टिवली बहुत सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, ध्यान से देखना, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो एसिड, जैसे सोडियम। और NaCl का रीएब्सॉर्प्शन तो कुछ ऐसा होता है बेटा कि ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है, पीछे पीछे क्लोरीन आता है, पीछे पीछे पैसिवली क्लोरीन आता है, तो उसको सेकेंडरी एक्टिव या पैसिव ही कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखो, एक्टिवली तो क्लोरीन आ नहीं रहा, एक्टिवली तो सोडियम गया। ऑस्मोसिस में तो आप पानी के मूवमेंट की बात करते हो, ब्राउनियन मूवमेंट तो चीज़ ही अलग है, तो ये पैसिवली पीछे पीछे जा रहे हैं, तो आप उस वे में भी आंसर कर सकते हो कि आंसर क्या होगा, बी, बाय डिफ्यूजन। एक्टिवली नहीं हो रहा, पैसिवली हो रहा है, एंड डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करके रखता है, तो ये तो स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम है जो हम याद रखते हैं, एल्ब्यूमिन। वो ब्लड में कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने का काम करता है। ये BCOP आपने पहले भी देखा है जब आप नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ रहे थे। तो एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, ये इम्यूनिटी में एड ऑन कर रहा है, ये क्लॉटिंग में मदद कर रहा है, और ये तो आपके ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए है ही। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, लूप ऑफ हेनली टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। लूप ऑफ हेनली से वाटर और NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा है। अगर डिसेंडिंग की बात करूँ तो वाटर, असेंडिंग की बात करूँ तो NaCl। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाने वाला है, सी। ग्लूकोज सिर्फ पीसीटी में होता है, ये मेजरली कलेक्टिंग डक्ट से होता है, और इसका एब्सॉर्प्शन नहीं सिक्रीशन होता है, पोटेशियम, हाइड्रोजन और अमोनिया का सिक्रीशन होता है। तो आंसर आपके पास क्या होने वाला है, सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं ब्लड प्लाज्मा से कंपेयर करूं तो कितना ग्लूकोज मुझे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मिलेगा। प्लाज्मा से कंपेयर करेंगे तो बेटा पूरा का पूरा बराबर आ जाता है। जो प्लाज्मा में जितना ग्लूकोज था पूरा छन के पूरा फिल्टर होकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आता है, और फिर वो 100% पीसीटी से रीएब्जॉर्ब होता है एक्टिवली। लेकिन एक बार के लिए आपके फिल्ट्रेट में वो 100% आता है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, बी। इसीलिए तो पीसीटी को वैसे आइसोटोनिक भी कहते हैं, और प्रॉपर ग्लूकोज आता है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करूं तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है कि इट इज़ 125 ml पर मिनट। इसका मतलब कितना यूरिन एक दिन में बनेगा, 180 लीटर, पर एक्चुअली यूरिन बनता कितना है, 1.8।
99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और फिल्ट्रेशन रेट क्या है, 125 ml पर मिनट हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, बी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन अ नेफ्रॉन। सबसे मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है। सबसे ज्यादा चीजों का और सबसे ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है, पीसीटी में होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। आई थिंक ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है ना पीसीटी में। मैक्सिमम यहीं पे होता है बेटा, मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। विच रीजन ऑफ किडनी नेफ्रॉन इज द मेन साइट ऑफ अमीनो एसिड रीएब्सॉर्प्शन। तो आपने अभी देखा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम, आपने तीनों चीजें देखी थी, पीसीटी है ना, मतलब आयंस लिखा हुआ था, ग्लूकोज अमीनो एसिड आयंस लिखा हुआ था, बट पीसीटी। तो ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड भी, ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का जो रीएब्सॉर्प्शन है वो कंप्लीटली पीसीटी से हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा हार्मोन बना रही है किडनी। तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाती है, किडनी रेनिन भी बनाती है, पर रेनिन की स्पेलिंग में सिंगल एन आता है, डबल एन नहीं आता। याद रखना, ये वाली चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है नीट में बेटा, बट जब डबल एन आता है ना उसको हम एंजाइम कहते हैं, हार्मोन नहीं कहते। रेनिन नाम का हार्मोन आपकी किडनी में जरूर बनता है, जेजी अपैरेटस बनाता है, पर आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से रखनी है। और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी बनता है आपकी किडनी में, जो कि आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिम्युलेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। Which of the following is directly responsible for increasing glomerular blood pressure, जिससे glomerular filtration rate भी बढ़ेगा। और इनडायरेक्टली नहीं पूछ रहे बेटा, डायरेक्टली पूछ रहे। तो आपको पता है जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो सबसे पहले रेनिन रिलीज होता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो कि जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। वैसे तो सॉरी, एंजियोटेंसिन 2 नहीं, एल्डोस्टेरोन के लिए हम बात करते हैं। एंजियोटेंसिन 2 फिर जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन। तो ये दोनों ही चीजें ठीक हैं, पर क्या मैं आंसर किसको दूंगी, तो मैं प्रायोरिटी सी को देने वाली हूँ बेटा। आप एनसीईआरटी की लाइन रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जेजी सेल्स ने रेनिन सिक्रीट किया, उसने एंजियोटेंसिनोजन को 1 और फिर 2 में सिक्रीट किया। वो 2 खुद एक वैसोकंस्ट्रिक्टर था जो जीएफआर को बढ़ाने की क्षमता रखता है डायरेक्टली। तो आंसर क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2। हाँ, ये आगे जाकर एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट कर सकता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करेगा तो फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास आंसर एंजियोटेंसिन 2 है और आंसर वही जाएगा जो सीधा सीधा एनसीईआरटी लिखती है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखें, चलो। इन द रीनल ट्यूब्यूल्स द परमिएबिलिटी ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर इज कंट्रोल्ड बाय, है ना। डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर कब, क्योंकि कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होती है ना, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो डीसीटी से सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन कंट्रोल करता है, आप ये बात जानते हो। और एडीएच भी करता है, एडीएच भी करता है। तो अब क्या करें, एडीएच भी करता है, वैसोप्रेसिन, यानी कि एडीएच इज वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों एब्सॉर्प्शन करवाते हैं। पर यहाँ पूछा वाटर है और एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम दोनों का रीएब्सॉर्प्शन करवाता है। तो प्रायोरिटी देते हुए हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे, वैसोप्रेसिन को, कि इसका काम है कंडीशनली वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करवाना डीसीटी से। और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनिन जो हार्मोन है उसका क्या काम है, तो ये हार्मोन सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और 2 में कन्वर्ट कराता है। तो कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, उनको कन्वर्ट करता है 1 और 2 में। 2 खुद एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है और फिर वो आगे एल्डोस्टेरोन का भी सिक्रीशन करवाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इसका काम ब्लड प्रेशर को कम नहीं करना, बढ़ाना है ना। आगे देखते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए। और अलग अलग बात करें, 1 में ये अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, 2 में ये सेंटीपीड की बात कर रहे हैं जो कि इंसेक्ट है अगेन आपके पास, ये एक्वेटिक एम्फीबियन प्रॉन की बात करें, और ये प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैटवर्म की बात करें। तो आपको करेक्ट यहाँ पर बताना है। अर्थवर्म बेटा एनेलिडा है, तो एनेलिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा वो नेफ्रीडिया, चाहे इंटेग्यूमेंट्री चाहे सेप्टल, पर नेफ्रीडिया मिलेगा, तो नेफ्रीडिया मिलेगा। तो एक ही, वो तो ऑप्शन में दे रखा है। सेंटीपीड इंसेक्ट है तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मिलेगा। प्रॉन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है तो उसके पास एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड होंगे, एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड होंगे, है ना। और वहीं स्पाइडर या स्कॉर्पियो होता तो कॉक्सल ग्लैंड होते। पर यहाँ पर एक्वेटिक, याद रखना बेटा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उनके पास एक्सक्रीशन के लिए एंटीनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। ये जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा होते हैं इन्हें हम क्रस्टेशियंस कहते हैं, और इनके पास एंटीनरी ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं।
इनके पास एंटीनरी ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं जो कि इनकी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो वो भी आ गया। और फ्लैट फॉर्म आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थिस है, तो इसके पास तो फ्लेम सेल है ही। फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास भी होता है। और थोड़ा सा मैं आपको एनिमल किंगडम रिवाइज करवा रही हूँ कि ये सिफेलोकॉर्डेटा के पास भी होता है। एनसीईआरटी नहीं लिखती पर इतना आपको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं रीनल कॉर्टेक्स में, वो कौन सा एंजाइम बनाते हैं? देखो रेनिन हार्मोन है और वो एंजाइम की बात कर रहे हैं। आई थिंक फिर से टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा या तो, क्योंकि ADH जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज हो रहा है और वो एंजाइम नहीं है, वो हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन है और वो भी न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज हो रहा है। ये पिगमेंट है, ये भी एंजाइम नहीं है। आई थिंक अगेन ये टाइपिंग में दिक्कत हुई है बेटा, यहाँ हार्मोन आएगा और जो रीनल कॉर्टेक्स GG सेल्स रिलीज करते हैं वो रेनिन ही रिलीज करते हैं ऑफकोर्स। तो आंसर क्या हो जाने वाला है? सी हो जाने वाला है। इसको मैंने अभी बुक से रीचेक किया बेटा, तो आई थिंक ये फिर से टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, वैसे तो ठीक है आपका आंसर यही होगा, रेनिन होगा, बट यहाँ पर एक्चुअली रेनिन और एल्डोस्टेरॉन दिया हुआ है बुक में, तो ये गलती से शायद गलत ऑप्शंस आ गए हैं। तो ये तो आपके पास एंजाइम है, ये आंसर हो नहीं सकता। एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा रेनिन होगा, दैट इज सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम? तो जो आपका राज सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें कौन है? इन चार ऑप्शन में JG सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, क्योंकि ये वो रेनिन सिक्रीट करते हैं जो रेनिन फिर आगे सबको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, चलो क्या कह रहा है? द वॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू द डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज, जो पहला वॉलेंट्री रिस्पॉन्स आएगा मिक्चुरेशन। डिस्टेंशन है यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब यूरिन पास करना है, तो जो रिस्पॉन्स आएगा वॉलेंट्री वो मिक्चुरेशन का आएगा, दैट इज पास करना यूरिन को। और आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होता, सही बात है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली इतना छोटा है ना कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज उसके अराउंड यू शेप वासा रेक्टा नहीं बना रही। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली इतना लंबा, इतना इनटू द डेप्थ है कि वहां पर आपको वासा रेक्टा मिलती है। तो ये नॉट प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सही बात है। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी इज जक्स्टामेडुलरी टाइप्स? ठीक है, क्या ज्यादा जक्स्टामेडुलरी टाइप्स के होते हैं? तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी नहीं होते, कॉर्टिकल होते हैं। जक्स्टामेडुलरी बहुत कम है, सिर्फ 15% है, ये भी नहीं होगा, है ना। DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिक्कत ट्यूब्यूल की है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स का DCT कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट का एक सेगमेंट है जो कि यूरिन आगे यूरेटर में लेके जाएगा। तो यहाँ ट्यूब्यूल नहीं लिखना चाहिए था, डक्ट लिखना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। जक्स्टामेडुलरी तो सिर्फ 15% होते हैं, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा। करेक्ट आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी? इसमें से कौन सा ह्यूमन किडनी के रिस्पेक्ट में सही नहीं है? ठीक है, ब्लड द पेरिफेरल रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, सेंट्रल वाले को मेडुला कहते हैं। मेल्फिजियन कैप्सूल्स आर प्रेजेंट इन दी कॉर्टेक्स रीजन। वैसे तो कार्पसल्स लिखना चाहिए था, रीनल कार्पसल्स या मेल्फिजियन बॉडी, इसको कैप्सूल नहीं कार्पसल लिखना चाहिए था। तो टेक्निकली तो ये गलत है ना। ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस थ्रू दी इफरेंट आर्ट्रियोल, ये तो एकदम गलत है। एफरेंट से आता है, इफरेंट से नहीं। जो कनकेव पार्ट होता है किडनी का उसे हाइलस कहते हैं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। तो इनकरेक्ट ये होगा बेटा, ये पक्का से स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी जो कि बुक में ठीक होगा, यहाँ पे गलत लिखा होगा। तो फिलहाल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंड दिस इज हाइलम ऑफ कोर्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा जो कि बुक में नहीं है, पक्का यहाँ पर हुई है। ये तो हमें पता है कि इफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाती है, लेके आती नहीं। तो जो ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में वो एफरेंट आर्ट्रियोल लेकर आ रही है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ हेनलीज लूप वर एब्सेंट, अगर वो नहीं होती मेमेलियन नेफ्रॉन में, तो इसमें से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यूरिन ही नहीं बनता? ऐसा नहीं है, यूरिन तो बनता, पर क्योंकि लूप ऑफ हेनली ही रिस्पॉन्सिबल है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, तो यूरिन बहुत डाइल्यूट बनता। देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्म। नहीं भाई, फर्क तो पड़ता, ठीक है, फर्क तो पड़ता। द यूरिन विल बी मोर कंसनट्रेटेड, नो, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, क्योंकि जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो लूप ऑफ हेनली की वजह से ही चलता है, और वो नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगा, यूरिन ज्यादा डाइल्यूट बनेगा। आंसर क्या होगा? डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू
किडनीज फंक्शंस एंड रेगुलेशन, है ना, तो हमें करेक्ट बताना है। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉसेस लॉट्स ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, तो ADH का जो रिलीज है वो सप्रेस हो जाएगा। बेटा पानी का इतना नुकसान हो गया कि अब आप यूरिन के थ्रू तो पानी को नहीं भेजना चाह रहे ना, तो ADH बढ़ता है, सप्रेस नहीं होता, बढ़ता है, वो सारा का सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लेता है कि एटलीस्ट यूरिन से पानी ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पानी का नुकसान हो चुका है। तो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो पानी वापस आ गया, अब आप ADH को सप्रेस कर सकते हो, दैट इज करेक्ट। ADH पानी को रीअब्जॉर्ब कर रहा था ताकि नुकसान ना हो, पर अब तो आपने पानी पी लिया ना, भरपाई होगी, हो गया बैलेंस, अब आप ADH को सप्रेस कर सकते हो, दैट इज राइट। क्या कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोजर ADH के रिलीज को स्टिमुलेट करता है? नहीं, वार्म टेम्परेचर में होता है ऐसा। इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो आपको पता है रास सिस्टम जिसमें एंजियोटेंसिन 2 बनता है वो कब एक्टिवेट होता है? जब डिक्रीज इन GFR होता है, इंक्रीज नहीं बेटा। तो फिर से आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है? बी। आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऐसा वाइट क्यों आ रहा है, लेट मी सी, एक सेकेंड दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन? फिल्ट्रेशन एंड रीएब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस बिफोर सिक्रीशन। हाँ, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है, फिर थर्ड स्टेप में सिक्रीशन होता है, तो दैट इज राइट। ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन टेक्स प्लेस बिफोर रीएब्सॉर्प्शन नहीं बेटा, सीक्वेंस क्या है? पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब पहले तो आपका फिल्ट्रेशन होगा, रीएब्सॉर्प्शन हम यही पढ़ते हैं, एंड देन सिक्रीशन। ठीक है, देन सिक्रीशन। तो आंसर तो हमारे पास आ चुका है, दैट इज गोइंग टू बी ए। सिक्रीशन टेक्स प्लेस बिफोर रीएब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस बिफोर फिल्ट्रेशन, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्लूकोज का हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो दैट्स राइट। यूरिन हेनली लूप में कंसंट्रेटेड होता है, दैट इज राइट, दैट इज राइट। हीमोडायलाइजर यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन सबको रिमूव करता है, सिर्फ यूरिया को रिमूव करता है, दैट इज रॉन्ग। ग्लोमेरुलस में यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, प्लाज्मा, प्रोटीन सब फिल्टर आउट हो जाते हैं, सब फिल्टर आउट हो जाते हैं। यूरिक एसिड तो कम है देखो तो हमारे पास, और हाँ फिल्टर आउट तो होते हैं, बाद में रीअब्जॉर्ब होता है, पर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, प्लाज्मा के प्रोटीन्स नहीं जाते, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? यूरिन इज हाइपरटोनिक। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन को हम हटा देते बेटा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं MCQ में, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, असर्शन कह रहा है एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि वेल्स, जैसे कि सील्स, वो यूरियोटेलिक होती हैं। सही बात है, वो यूरियोटेलिक होती है, मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया। यही तो रीजन है क्यों है वो यूरियोटेलिक, क्योंकि उनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर GFR कम हो जाता है तो क्या एक्टिवेट होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा? क्या एड्रिनल मेडुला एड्रेनलिन को रिलीज करेगा? क्या JG सेल्स रेनिन को सिक्रीट करेंगे? क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन को रिलीज करेगा? वैसोप्रेसिन रिलीज होता है जब ऑस्मो रेगुलेशन करना होता है, जब ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन होते हैं। हम तो GFR की बात करते हैं। GFR में अगर फॉल हो रहा होता है तो सबसे पहले बेटा रेनिन रिलीज होता है, वो रेनिन फिर इसको रिलीज करवाएगा थ्रू एंजियोटेंसिन 2, पर पहले तो यही होगा, इसीलिए आंसर आपके पास क्या आने वाला है? सी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको डिसऑर्डर्स को यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है। तो यूरीमिया क्या हो जाएगा? आपके ब्लड में यूरिया ज़्यादा होना यूरीमिया हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ब्लड में यूरिया जब ज़्यादा होता है उसे यूरीमिया कहते हैं। आइटिस वर्ड इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब आपके नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस है वो उसमें इन्फ्लेमेशन है, दैट इज 3। तो 3 यहाँ भी दिया हुआ है, 3 यहाँ भी दिया हुआ है। कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज यूरिन में है बेटा, यूरिन में हाई कीटोन बॉडीज हैं, दैट इज 2, तो 2 इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज है, वो 4 हो जाएगा। रीनल कैल्कुलाई में किडनी स्टोन्स को बोलते हैं, तो इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट हैं जो आपको किडनी में मिल रही हैं, वो 1 है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? ए। आंसर आपके पास क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से असर्शन रीजन आया हमारे पास। जब मैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में जाती हूँ तो उस टाइम यूरिन हाइपरटोनिक हो जाता है, क्योंकि वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो यूरिन हाइपरटोनिक हो जाता है। जब आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में जाते हैं तो NaCl एब्जॉर्ब होता है, तो पानी ज़्यादा हो जाता है, तो यूरिन हाइपोटोनिक हो जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू सोडियम है, हाँ वो परमिएबल टू वाटर है, और जो असेंडिंग है वो इम्परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। इसका रीजन भी एकदम ठीक दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। इन्हीं कारणों की वजह से जहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है दैट इज डिसेंडिंग
डिसेंडिंग लिम्ब तो वो हाइपोटोनिक हो जाता है, और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें से NaCl एब्जॉर्ब होता है तो वो हाइपोटोनिक हो जाता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा ए। 2-3 बार इसको अपने दिमाग में अगर आप घुमाओगे, ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, पानी निकल गया तो कंसंट्रेटेड हो गया ना हाइपरटोनिक, और यहाँ से NaCl निकल गया तो पानी बढ़ गया तो वो हाइपोटोनिक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है जी, एनिमल है हाउस फ्लाई जो कि इंसेक्ट है आपके पास, तो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन रीनल ट्यूब्यूल्स होंगे। वैसे तो देखो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो रीनल ट्यूब्यूल्स तो नहीं होते क्योंकि नेफ्रॉन इनके पास नहीं है ना, तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, लेबियो रोहू ये फ्रेश वाटर ऑस्टिक थीस है, और जो ऑस्टिक थीस होते हैं बेटा वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं। वैसे तो ये फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर है ना, तो बेटा क्या बोल रही हूँ मैं, लेबियो जो आपके पास है वो अमोनिया ही सिक्रीट कर रहा है। देखो जो आपके कॉन्ड्रिक थीस हैं मरीन फिशेस वो यूरिया सिक्रीट कर रहे हैं, ऑस्टिक थीस में जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं अमोनिया सिक्रीट करती हैं, पर नेफ्रीडिया नहीं है ना उनके पास। नेफ्रीडियल ट्यूब, नेफ्रीडिया मिलना तो एनालिडा का कैरेक्टर है ना, इनके पास तो किडनी होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल टेक्निकली लिखना चाहिए था, तो गलत हो जाएगा। सैलामेंडर एक्वेटिक एम्फिबियन है, यूरिया सिक्रीट करता है, किडनीज हैं। ठीक है, ठीक है। पीकॉक किडनीज हैं, मेटानेफ्रिक किडनी है, और यूरिक एसिड सिक्रीट करता है, यूरिया नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन गिवन इन द कॉलम 1 इज करेक्टली मैच्ड विद देयर फंक्शन गिवन इन कॉलम 2। तो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, यहाँ ट्यूब्यूल नहीं आएगा, यहाँ ट्यूब्यूल आएगा। ये अगेन बुक में करेक्टेड होगा बेटा, कर लेना। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ ट्यूब्यूल्स नहीं आएगा। तो जो PCT है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से सोडियम एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है, तो दैट इज 1। DCT से सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं स्पेशल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, सो दैट इज ट्रू, 2 भी ठीक हो जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज द प्राइमरी साइट फॉर ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड रीएब्सॉर्प्शन, नो। मेजर सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब हियर इज वाटर बाय ऑस्मोसिस, पानी का रीएब्सॉर्प्शन होता है, तो ये 4 हो जाएगा। पहला 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा, तो हमें इसको दोबारा ही मैच करना पड़ेगा। तो पहले तो ये ट्यूब्यूल्स वाला समझ जाओ बेटा कि ट्यूब्यूल्स यहाँ पर नहीं। अब दोबारा देखो, ये आपके पास PCT हो गया, ये आपके पास DCT हो गया। हाँ, यहाँ से सोडियम एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है, पर उससे आगे का आंसर नहीं बनता, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा, जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीएब्सॉर्प्शन, उसकी प्राइमरी साइट PCT ही है, तो 3 एक आंसर हो सकता है। DCT की अगर मैं बात करूँ तो DCT आप जानते हो सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है, तो वो 2 हो सकता है। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है वहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है मेजरली, वहाँ से मेजरली पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 4 हो जाएगा। और असेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ से NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसमें सोडियम एक्टिवली पीछे क्लोरीन, तो 1। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा डी। आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे फॉर पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, एकदम ठीक है। ब्लड में यूरिन नहीं जा रहा, वेन में यूरिन नहीं जा रहा। जो पेल्विस वाला रीजन है उससे मेडुला में आप वापस नहीं जाओगे, इससे तो यूरेटर की तरफ जाओगे। कॉर्टेक्स से मेडुला आ गया, और पहले ब्लैडर बाद में यूरेटर नहीं आता, पहले यूरेटर आती है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है ए। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है ए हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपको करेक्ट मैच यहाँ पर बताना है। GFR गिर गया है, फॉल इन GFR, तो GFR कम होने से सबसे पहले रेनिन आपके पास आएगा, तो इट विल एक्टिवेट द GG सेल्स टू रिलीज रेनिन, तो ये हो जाना चाहिए बेटा 1। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 की अगर मैं बात करूँ तो एंजियोटेंसिन 2 खुद एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है और वैसे एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? हाँ, इट विल इंक्रीज द GFR, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, तो बी को आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो, विच इज 2। रेनिन रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मतलब एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है, दैट इज 3। अगेन यहाँ पे ऑप्शंस पूरे नहीं है, मैं पहले ऑप्शंस पूरे कर देती हूँ। इसके ऑप्शंस मैं आपके लिए लिख के ले आई हूँ, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बेटा ए को हमने 1 से मैच किया था, बी को हमने 2 से मैच किया था, सी को हमने 3 से मैच किया था। एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है फिर वो सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराता है DCT यानी डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से, जिससे फिर ब्लड प्रेशर और GFR बढ़ जाएगा, यानी कि 4, और
बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड्स का नुकसान हो गया तो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, वो फिर हाइपोथैलेमस से वैसोप्रेसिन को रिलीज कर न्यूरोहाइपोफाइसिस को देंगे और न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो स्टोर्ड एडीएच है वो रिलीज आउट होगा। तो यानी इसको आप मैच कर सकते हो 5 से और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा ए। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करें, चलो। लेबल दे रखा है हमको यहाँ पे एक्स और वाई इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में क्या है, तो ये आपके पास यूरेटर है, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, तो ये यूरेटर है और ये यूरेथ्रा है बेटा। एक्स यूरेटर है और वाई यूरेथ्रा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन। Secreting hypotonic urine is effective in reducing urinary loss of water। आप पानी का अगर नुकसान रोकना चाहते हो तो यूरिन आपका कंसेंट्रेटेड यानी कि हाइपरटोनिक होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाइपोटोनिक यूरिन ज़्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं बेटा, हाइपो में पानी ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंसेंट्रेटेड कैसे होगा, ये दोनों ही गलत है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फिगर आपके सामने है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी दिखा रखा है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, लेबल्ड एज 1 2 3 4। आपको इसमें से रीनल वेन पहचाननी है, तो आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आती है और वेन जो है वो ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके जाती है, जो कि 2 है आपके पास, जो कि 2 है आपके पास। आप यहाँ पे एनसीईआरटी का एक बार डायग्राम देख लो तो ज़्यादा बेटर शायद आपको समझ में आएगा, आप एक बार रिलेट भी कर पाओगे। ये आपके पास आर्टरी है बेटा, ये आपके पास वेन है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स पहचानना आना चाहिए। ये आर्टरी है, ये वेन है, तो वेन आपके पास क्या हो जाएगी 2, यानी कि आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। जो वर्कर्स डीप माइन में काम कर रहे हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो स्वेट बहुत ज़्यादा रिलीज होगा ना वहाँ पे, और स्वेट में सॉल्ट्स की फॉर्म में पानी अलोंग विद सॉल्ट्स की फॉर्म में नहीं, सॉल्ट्स के साथ पानी रिलीज हो जाएगा, तो स्वेट में वाटर रिलीज हो जाता है अलोंग विद अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो उनकी बॉडी में पानी की हो जाएगी भारी कमी। आंसर हो जाएगा डी बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जो फिल्ट्रेशन की स्लिट्स आपको बोमन्स कैप्सूल में दिखेंगी, है ना, वो ग्लोमेरुलर की एंडोथीलियम से बन रही है या फिर इनर एपिथीलियम ऑफ वो बोमन्स कैप्सूल के, बोमन्स कैप्सूल के जो पोडोसाइट हैं वहां पर फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनती है बेटा, उसमें ग्लोमेरुलस का कुछ लेना देना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखें, सॉरी बी मार्क किया ना मैंने, यहाँ पे बी मार्क किया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आप किसको कहते हो। एक आपने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो याद रखना, +10 या 20 रहता है, मैंने आपको बताया था, जो कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से आप बीसीओपी और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस कर बनाते हो। और एक दूसरी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ रहे हो जिसे हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं, कि कितना फिल्टर आउट हुआ है, तो टोटल जो आया था वो रीनल प्लाज्मा फ्लो था, जो प्लाज्मा यहाँ पे आया था, और उसमें से कितना फिल्टर आउट होके नीचे आया, दैट इज योर जीएफआर, है ना। तो जीएफआर विद रिस्पेक्ट टू रीनल प्लाज्मा फ्लो से आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मिल जाएगा कि कितना फिल्टर होता है। 1/5 हम मतलब बात करते हैं, 1/5 के 55% कहना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिन हाइपरटोनिक कब है। हाइपरटोनिक मतलब अभी भी पानी निकला उसमें से, तो बोमन्स कैप्सूल में तो नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर तो वो आइसोटोनिक रहता है। अगर आप मिडिल में आ रहे हो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के, मतलब आप यहाँ पर हो, तो यहाँ तक बहुत सारा पानी निकल चुका है, तो यहाँ पर आपको हाइपरटोनिक जरूर मिलेगा। असेंडिंग के एंड पे तो वापस हाइपोटोनिक हो जाता है बेटा, क्योंकि सॉल्ट निकल जाते हैं ना, यहाँ तो वापस हाइपोटोनिक हो जाता है। तो हाइपरटोनिक आपको कहाँ मिलेगा, मिडिल में ही मिलने वाला है डेफिनेटली, और आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस मतलब ज़्यादा यूरिन आना, जो कि डायबिटीज़ का एक सिम्टम है। तो डाईयूरेसिस में क्या होता है, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है, डिक्रीज नहीं होती, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है। ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करें हम, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है, बार बार सुसू जाते हो आप। आंसर हो जाएगा ए। ह्यूमन यूरिन में 95% पानी है, 2.6% यूरिया है, 1% यूरिया नहीं है, ठीक है, 8% सॉल्ट नहीं है, 8% यूरिक एसिड नहीं है, 2.6% यूरिया है, 95% पानी है, 2% सॉल्ट और थोड़ा बहुत यूरिक एसिड। इतना यूरिक एसिड हम सिक्रीट आउट नहीं कर रहे, है ना। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको कर सकते थे। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फिल्टर होके नीचे आता है, उसमें प्लाज्मा के प्रोटीन्स नहीं है बेटा, याद रखना, और ना ही उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सेल्स भी नहीं होते, उसमें प्लाज्मा के प्रोटीन्स भी नहीं होते, सही बात है। शुगर तो आती है भाई, आगे जाके रीएब्जॉर्ब होती है, तो शुगर तो उसमें है, यूरिया भी उसमें है ना,
प्रोटीन्स बोल रहे हैं विद प्रोटीन्स, तो ये भी गलत है क्योंकि प्रोटीन उसमें नहीं आते। तो क्या होता है फिल्ट्रेट, उसमें ब्लड आता है, लेकिन उस ब्लड में ना ब्लड सेल्स होते हैं ना ही प्रोटीन्स होते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एंड डैश कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन कैरी कर रही है, रीनल आर्टरी में भी मिल जाएगा आपको। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें ना, जैसे यूरिया है तो वो रीनल आर्टरी में है, तभी तो वो फिल्टर होकर आगे नीचे आ रहा है, फिल्ट्रेट में आ रहा है और फिर वहाँ के बाद यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। तो आर्टरी में वेस्ट प्रोडक्ट है, और फिर बॉडी के बाहर निकलने के लिए जो हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन से भेजा है, यूरेटर में भी है, यूरेटर में भी है। वेन में नहीं है बेटा, क्योंकि आर्टरी आई ना जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स आए उसमें था सारा वेस्ट प्रोडक्ट, वो छन गया, फिल्टर आउट हो गया, है ना। वेन जो किडनी से ब्लड निकला उसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो फिर आगे यूरेटर के थ्रू हमने यूरिन में डाल दिया था। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, डी, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस और आईक्यू वाला क्वेश्चन है, आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज बिकॉज, क्योंकि ग्लूकोज तो रीएब्जॉर्ब हो गया था इसीलिए नहीं है ना। क्योंकि नॉर्मल ब्लड शुगर फ्रक्टोज है, नहीं जी ग्लूकोज है। ग्लूकोज फिल्टर ही नहीं होती है, बाद में रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ग्लूकोज जो फिल्ट्रेट में आई थी वो रीएब्जॉर्ब हो गई थी पीसीटी में, दैट इज योर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When a person is suffering from poor renal reabsorption, तो reabsorption अच्छे से नहीं हो रहा, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, इसमें से कौन सा हेल्प नहीं करेगा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में। किडनी अगर अच्छे से काम नहीं करी, मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही ज़्यादा, तो पानी बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो ADH बढ़ा दो, वो पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा, तो ADH विल हेल्प। ऐसे क्वेश्चन में ना लिख लिया करो बेटा, कंफ्यूजन कम होगा। तो ADH तो हेल्प करेगा, आपसे पूछ रहे हैं क्या हेल्प नहीं करेगा। डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आप फिल्ट्रेशन ही कम करो ताकि कम ही फिल्ट्रेट बने, कम ही किडनी को काम करना पड़े। किडनी वैसे ही ढंग से नहीं काम करी तो क्या ही फिल्टर आउट करेगी, तो ये भी हेल्प करेगा, दिस विल ऑल्सो हेल्प। आप कम करो ना फिल्ट्रेशन को। आप आर्टीरियल प्रेशर अगर किडनी में बढ़ा देते हो, दिस विल नॉट हेल्प बेटा। आप आर्टीरियल प्रेशर अगर बढ़ा देते हो तो रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए कोई और हार्मोन भी नहीं वहाँ पे रिलीज हो रहा, ज़्यादा फिल्टर आउट हो रहा है, ज़्यादा GFR है, ज़्यादा फिल्टर आउट हो रहा है, पहली किडनी सही से नहीं काम करी, ज़्यादा नुकसान कर लोगे बॉडी वॉल्यूम का, तो दिस विल नॉट हेल्प, दिस विल नॉट हेल्प। हाँ, डिक्रीज कर दो आर्टीरियल प्रेशर को, दैट विल हेल्प, है ना। और हमसे पूछ रहे हैं क्या हेल्प नहीं करेगा, तो दिस विल नॉट हेल्प, इसीलिए आंसर क्या हो जाने वाला है, सी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्रू दी थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। हम डिसेंडिंग की बात नहीं कर रहे, हम असेंडिंग की बात करें। यहाँ से हम जानते हैं NaCl पास करेगा, NaCl कैन पास, NaCl कैन पास, NaCl कैन नॉट पास, ये तो गलत है। वाटर कैन पास भी गलत है, पानी नहीं जाता, जाता तो NaCl है। अब एक में कह रहे हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक में उसको पैसिवली ट्रांसपोर्ट की बात करें। बेटा ओवरऑल तो एक्टिव ही है ना, Na एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, पीछे पीछे क्लोरीन आता है, पर ओवरऑल तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हम लिखेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अक्यूमुलेट इन डेंजरस प्रपोर्शन इन ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो यूरिया को बॉडी के बाहर नहीं भेजेगी और यूरिया ब्लड में अक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसे हम यूरीमिया कहते हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नो शुगर इन यूरिन, नहीं आ रही कोई शुगर यूरिन में। ब्लड एंटरिंग द किडनी हैज मोर शुगर देन दैट लिविंग द किडनी। आई तो थी शुगर जो किडनी के अंदर आई थी, पर यूरिन में नहीं आई, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब हो गई, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गई, सीधी सी बात है। ठीक है, कि किडनी सेल ने उसे मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिया, ब्लैडर ने एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं जी, पीसीटी ने एब्जॉर्ब किया, 100% ग्लूकोज को पीसीटी ने एब्जॉर्ब किया। आंसर क्या होगा, सी होगा। अच्छा रुको, हम शायद इसको गलत रीड करें, हमें इसको दोबारा रीड करना चाहिए। आई थिंक वी आर रीडिंग इट रॉन्ग, क्योंकि ये यूरिन की बात नहीं कर रहे ना, ये तो बता ही रहे हैं कि यूरिन में शुगर नहीं है। सॉरी, ढंग से क्वेश्चन रीड करते हैं। यूरिन में तो शुगर नहीं है, ये ब्लड की बात करें, यूरिन की नहीं, ये ब्लड की बात कर रहे हैं कि जो ब्लड आया था किडनी में उसमें शुगर थी, और जो ब्लड निकला है किडनी से, है ना। और अगर मैं कह रही हूँ कि शुगर रीएब्जॉर्ब हो जाती है तो उस ब्लड में शुगर है वापस, लेकिन जो वेन से निकली है, ब्लड निकला है किडनी के बाहर, आने वाला ब्लड नहीं, जाने वाला ब्लड, उसमें शुगर क्यों कम हो गया? तो जो आने वाला ब्लड था उसमें जो शुगर था, वो शुगर कहीं ना कहीं किडनी ने यूज़ किया बेटा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, इसीलिए वहाँ से निकलते वक्त शुगर कम हो गया था। यहाँ पर आप इसके एब्सॉर्प्शन का रीज़न नहीं डाल सकते, क्योंकि एब्सॉर्प्शन की वजह से तो ब्लड में शुगर सेम होना चाहिए, जितना आया फिल्टर हुआ, आपने एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड को दे दिया। तो अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करो फिर तो ब्लड में शुगर सेम होना चाहिए, कम क्यों हो जाता है?
जब ब्लड किडनी से निकल रहा है उसमें शुगर कम क्यों है? क्योंकि किडनी ने कहीं उसे अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किया है। तो आंसर क्या होगा? ए। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और क्वेश्चंस अच्छे से रीड करने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायामीटर एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल का अगर मैं डिक्रीज कर दूंगी, ठीक है, और इफरेंट का अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा बेटा। आपको यहाँ पे डायामीटर बड़ा और यहाँ पर छोटा रखना होता है, तभी यहाँ पर आकर थोड़ा सा ब्लड रुकता है। एफरेंट का डायामीटर बड़ा और इफरेंट का छोटा होता है, तभी यहाँ पर आकर ब्लड रुकता है और वो फिल्टर आउट हो पाता है। आप इसको कम डायमीटर का रखोगे तो प्रेशर से आएगा, और यहाँ पर बड़ा डायमीटर का रखोगे तो जल्दी जाएगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा फिल्टर आउट होने का, है ना। तो फिल्ट्रेशन स्लोअर हो जाएगी, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, जल्दी से नहीं हो पाएगी, विल टेक मोर टाइम, वो स्लोअर हो जाएगी, वो अफेक्ट हो जाएगी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव? तो बेटा अगेन हमने इसको पीवाईक्यू में भी डिस्कस किया था, हमने सिमिलर क्वेश्चन को पीवाईक्यू में डिस्कस किया है कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स काम नहीं हो रहे तो सिग्नल नहीं जा रहा सीएनएस को कि आपको पता चले, आपको वो अर्ज फील हो, पर मिक्चुरेशन तो होगा, द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन वो तो होगा, इनफैक्ट ओवरफ्लो हो जाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा जैसे कर रहा था, बहुत सारा मतलब आ जाएगा यूरिन, फिर भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, आपको पता नहीं चल रहा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा और कंटिन्यू यूरिन रिलीज आउट होगा, तो मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू। आंसर हो जाएगा सी। इरिस्पेक्टिव ऑफ द आंसर्स गिवन ऑन डिफरेंट साइड्स यू विल सी आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एफरेंट आर्ट्रियोल दैट सप्लाइज द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस बिकम डायलेटेड, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन देखा था, अगर वो डायलेटेड हो जाएगा, है ना, और ज्यादा डायलेटेड हो जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, तो जीएफआर फास्टर होगा, फिल्ट्रेशन फास्टर होगा, प्रोसेस जल्दी होगा, जीएफआर का रेट बढ़ जाने वाला है। आप हाई डायमीटर टू लो में जा रहे हो, आपको स्पेस मिलेगा फिल्टर आउट करने का, तो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हाई डायमीटर से स्मॉल डायमीटर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज ट्रू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन? ज़्यादा नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी होते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ 15% होते हैं, ज़्यादा नेफ्रॉन तो कॉर्टिकल होते हैं। द इफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन गिव राइज टू मोस्ट ऑफ द वासा रेक्टा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा है ही नहीं उतना प्रॉपरली डेवलप, तो क्यों ही करेगा। एफरेंट आर्ट्रियोल ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन गिव राइज टू मोस्ट ऑफ द वासा रेक्टा। अब वहाँ पर इफरेंट आर्ट्रियोल टेक्निकली तो आना चाहिए था, एफरेंट नहीं वासा रेक्टा की फॉर्मेशन करता, एफरेंट आर्ट्रियोल तो ग्लोमेरुलस में आता है, निकलता तो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, और वो वासा रेक्टा की फॉर्मेशन करता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जनरेट अ हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जी हाँ, उसी के लूप ऑफ हेनली में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइपर ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम, हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम मेंटेन करने के लिए 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर ml तक लेकर जाता है वो, है ना। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसके साथ ही खत्म होता है आपका एग्जाम ड्रिल। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों, कोई कंफ्यूजन ना हो, और पूरे चैप्टर की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हो। अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आपसे मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। चलो, आई विल सी यू सून।